हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा कोर्स नंबर 6। ये हमारे सिलेबस का लास्ट पेपर है। मींस जो फर्स्ट ईयर का एमडी डिपार्टमेंट का सिलेबस है ये उसका लास्ट पेपर है। इस पेपर का नाम है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज। तो इसमें हम कुछ टीचिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 1 का नाम है टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें 1.1 है। 1.1 की सब हेडिंग है स्टेजेस ऑफ लर्निंग, एक्विजिशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी एंड जनरलाइजेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले हमको इनका मतलब समझना है कि आखिर ये होता क्या है। ये स्टेजेस होती हैं लर्निंग की। जब एक बच्चा सीखने जाता है, स्कूल जाता है या घर में सीख रहा है, तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ सीखने की। तो सबसे पहले बच्चा एक्विजिशन करता है। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, ठीक है, मीन्स कुछ टेक करना, कुछ लेना। तो डेफिनेशन पी की अगर हम बात करें तो द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग वेयर द लर्नर इज फर्स्ट एक्सपोज टू द न्यू स्किल और कंसेप्ट, द लर्नर मेक मिस्टेक्स एंड फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टास्क। इसमें क्या होता है, एक बच्चा है, लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसको हम एक नई चीज़ सिखाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो क्या करता है, वो उसको सीखता है, उस पर फोकस करता है, वो थोड़ी सी मिस्टेक भी करता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको हम फर्स्ट टाइम करा रहे होते हैं। Let's take an example. A person learning to ride a bicycle for the first time and focusing on balancing, pedaling, steering. Okay, they may fall off frequently as they learn the mechanic of the task. तो अगर हम किसी को बाइसिकल सिखाना शुरू कर रहे हैं तो उसका ध्यान सारी चीज़ों पे रहेगा, बैलेंस भी करेगा, पेडलिंग भी करेगा, स्टेयरिंग भी संभालेगा। तो ऐसी मतलब इन सारी चीज़ों को करते करते वो गिर भी सकता है। मीन्स इट में दे कैन मेक एन मिस्टेक, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ हम फर्स्ट टाइम सीखते हैं, कोई नई स्किल को एक्वायर करते हैं, तो हम गलतियाँ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्विजिशन, जब हम उसको फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ नोन एज एक्विजिशन। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है मेंटेनेंस। आपको इस वर्ड से पता चल रहा होगा, मेंटेन करना किसी चीज़ को। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस स्टेज द लर्नर वर्क ऑन रिटेनिंग द स्किल और नॉलेज ओवर द टाइम। द लर्नर कैन परफॉर्म द स्किल्स बट मे नीड पीरियोडिक प्रैक्टिस टू अवॉइड फॉरगेटिंग देम। यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी जो स्किल जो उसने सीखी है उसको मेंटेन करता है, उसको प्रैक्टिस कर करके देखता है। तक क्यों? क्योंकि वो भूल ना जाए। अगर जैसे उस बच्चे को साइकिल चलाना आ गया तो वो उसकी प्रैक्टिस करेगा, उस स्किल को मेंटेन करके रखेगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आफ्टर लर्निंग टू राइड द बाइसिकल द पर्सन प्रैक्टिस ओकेजनली टू मेंटेन द एबिलिटी टू राइड। उसको बाइसिकल आ गई, अब वो क्या करेगा, उस प्रैक्टिस को मेंटेन करेगा ताकि वो साइकिल चलाना उसको अच्छे से आ भी जाए और वो उसको भूल ना पाए। दो दे नॉट नीड एज मच एज फोकस्ड एफर्ट्स एज इन द एक्विजिशन फेज। लेकिन यहाँ पे उसको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जितना उसने एक्विजिशन में लगाया था। एक्विजिशन में वो उसको फर्स्ट टाइम कर रहा था, लेकिन जब वो मेंटेनेंस स्टेज में आया अब उसको वो थोड़ा थोड़ा आता है। नेक्स्ट इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या कहता है, फ्लुएंसी में डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द लर्नर कैन परफॉर्म द स्किल क्विकली, एक्यूरेटली एंड विद एस, रिक्वायरिंग लिटिल कॉन्शियस थॉट्स, टास्क बिकम ऑटोमेटिक और इफिशिएंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो इस स्किल को बहुत जल्दी कर लेता है, एक्यूरेटली कर लेता है। मीन्स उसको ये चीज़ ढंग से आ जाती हैं। अब वो उसके लिए एक छोटा सा टास्क बन गया है, जो उसके लिए एक बिग टास्क होता था अब वो खुद से कर लेता है, उसको ऑटोमेटिकली इफिशिएंट भी हो जाता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल द स्किल्ड साइकिलिस्ट कैन राइड विदाउट थिंकिंग अबाउट बैलेंसिंग, स्टेयरिंग एंड कैन ईजिली नेविगेट डिफरेंट टेरेंस विदाउट मच एफर्ट। अब उसको ये नहीं है कि उसको बैलेंस भी करना है, उसको स्टेयरिंग भी संभालना है, उसके लिए ये एक्टिविटी बहुत नॉर्मल हो गई है उसके लिए। जैसी पहले थी अब वैसी नहीं है। ही इज़ मास्टर्ड इन दिस एक्टिविटी, सो दिस इज फ्लुएंसी। नेक्स्ट, ये लास्ट टर्म है हमारी जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है कि जनरलाइज करना। आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू अप्लाई द स्किल, द लर्नड स्किल और नॉलेज टू न्यू डिफरेंट सिचुएशंस और एनवायरनमेंट। द लर्नर डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजिंग द स्किल्स इन वेरिड कॉन्टेक्स्ट। अब क्या होगा, जब लर्नर को ये स्किल आ गई है, उसको ये चीज़ अच्छे से आ गई है, अब वो अलग अलग सिचुएशन में भी अपनी इस एबिलिटी को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है बहुत फ्लेक्सिबली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ साइकिलिस्ट कैन लर्न टू राइड अ बाइक। अब उसको साइकिल लगे, वो बाइक भी सीख लेगा। तो ये क्या, उसको जनरलाइज कर रहा है। एक स्टेज उसने सीखी, उसमें मास्टर्स किया एंड नाउ बैक टू द another stage, ठीक है। Can now use their skills to ride different types of bikes, mountain bike, road and hybrid.
टू अडेप्ट द डिफरेंट टेरेन्स लाइक हिल्स, ऑफ रोड पाथ्स। तो अब वो क्या करेगा, वो कहीं भी चला सकता है, कोई सी भी बाइक को चला सकता है। तो एक साइकिल से देखो उसने कितना अच्छे से सीख लिया, उसको जनरलाइज कर लिया है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है एक्विजिशन, सेकेंड होता है मेंटेनेंस, थर्ड होता है फ्लुएंसी और फोर्थ होता है जनरलाइजेशन। तो ये हमारी 1.1 यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है 1.2। 1.2 की हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इसमें हमारे कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं: कंक्रीट, आइकॉनिक, रिप्रेजेंटेशनल, सिंबॉलिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट, नोन टू अननोन। हम इस सब थीम में ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इसको हम कंक्रीट टू सिंबॉलिक भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। The principle suggests that teaching should start with tangible, real-world objects or experiences before progressing to more abstract concepts that is harder to visualize or grasp. इसमें क्या होता है कि बच्चों को सबसे पहले कंक्रीट चीज़ें दिखाई जाती है। कंक्रीट चीज़ें होता है that 3D things, that real life objects, experiences, उनको हम बोलते हैं कंक्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट होता है जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग्स, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन टीचिंग मैथमेटिक्स अ टीचर माइट बिगिन टू यूज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक काउंटिंग ब्लॉक्स फॉर स्टूडेंट्स टू काउंट. Later, the transaction of writing numbers on the board and discussing the concept of subtract and adding, एडिशन विदाउट टेंगल द ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे सबसे पहले जब एक टीचर मैथ सिखाता है तो वो काउंटिंग सिखाता है। तो काउंटिंग किसकी हेल्प से सिखाता है, वो ब्लॉक्स की हेल्प से या किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से सिखाता है। लेकिन जब बाद में जब वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहा होता है, क्या तब भी वो ऐसे ब्लॉक्स का यूज़ करता है? नहीं। तब क्या होता है, वो उसके कंसेप्ट को इतना आगे लेके जाता है, मीन्स उसको इतनी प्रैक्टिस करा देता है कि नाउ ही कैन एबल टू मैनेज, ठीक है, ही कैन एबल टू इमेजिन द ब्लॉक्स, द काउंटिंग द नंबर्स। तो इसको हम बोलते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले चीज़ों से सिखाना और फिर उसके कंसेप्ट को इतना क्लियर कर देना, इतना बिल्डअप कर देना कि वो विजुअलाइज कर पाए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाए। तो इसी को हम बोलते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशनल। इसमें क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स यूजिंग इमेजेस, सिंबल्स एंड डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज. इट ब्रिजेस गैप्स बिटवीन द कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स बाय ऑफरिंग द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम बच्चों को इमेजेस से सिखाते हैं, सिंबल से सिखाते हैं, डायग्राम से सिखाते हैं, ठीक है। या हम कुछ इमेजेस यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं रियल लाइफ वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स की, ताकि बच्चे कंक्रीट से जब हम उसको एब्स्ट्रैक्ट में लेके जा रहे हैं तो उस पिक्चर का यूज़ करके उसको एक ब्रिज की तरह यूज़ कर सकें। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आफ्टर यूजिंग द रियल ब्लॉक्स टू टीच काउंटिंग, अब टीचर ने उसको काउंटिंग सिखा दी, रियल ब्लॉक्स का यूज़ किया, कंक्रीट सब्सटेंस का यूज़ किया और उसको काउंटिंग सिखा दी। द टीचर माइट शो द पिक्चर ऑफ ब्लॉक्स और डायग्राम्स टू हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट मोर एब्स्ट्रैक्ट वे। अब वो क्या करेगी, वो उसको ये ना दिखा के वो सिंपल एक पिक्चर को देख के भी उसको सिखा सकती है। देखो इसमें देखो ये ब्लॉक्स हैं, कितने सारे ब्लॉक्स हैं। तो ऐसे अब की बार उसने ब्लॉक नहीं दिखाया, उसने क्या किया, उनकी पिक्चर शो कर दी, डायग्राम शो कर दिया ऐसे। तो इसमें में क्या होगा, उसके जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट वे की तरफ जाएंगे। लाइक यूजिंग द पिक्चर ऑफ ब्लॉक्स टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन 2+3। तो ऐसे 2+3 में वो ब्लॉक्स बना के दिखा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक वर्ड से पता चल रहा है, यहाँ पे हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। दिस अप्रोच इंट्रोड्यूसेस एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स और लैंग्वेजेस टू रिप्रेजेंट आइडियाज. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द मैथमेटिकल सिंबल्स, written language or formulas that far removed from the concrete experiences or necessary for higher level of learning. यहाँ पे क्या होता है, ये एक वे होता है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल्स ले आते हैं, लैंग्वेज ले आते हैं, फॉर्मूले ले आते हैं। अब यहाँ पे हम कंक्रीट चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक हायर लेवल पे लर्निंग को पहुँचाते हैं। जैसे हम एक्स का यूज़ करते हैं, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है मैथ्स में, एक्स इज़ वेरी कॉमन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। तो ये क्या है, एक सिंबल की तरह हमने एक नंबर को एक सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ किया है, काइंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेम अबव एग्जाम्पल,
After the student understand the counting with the objects and pictures, they move to learn how to perform addition with number or paper. अब जैसे उनको ब्लॉक्स के बारे में पता चल गया, नाउ दे अंडरस्टैंड हाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू बी डन. तो अब वो क्या करेंगे, वो नंबर्स को ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. वो ब्लॉक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल मीन्स नाम से पता चल रहा है, पहले हम बच्चों को सिंपल चीज़ें सिखाएंगे एंड देन वी मूव टू कॉम्प्लेक्स. डेफिनेशन पढ़ते हैं. द प्रिंसिपल सजेस्ट starting with the basic, easy to understand concepts and gradually move to the more complex and sophisticated ideas. This goals to build foundational knowledge of students that can expand upon. यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को बेसिक सिखाया जाता है, उसको इजी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके कंसेप्ट को इतना बिल्ड किया जाता है कि वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स को भी कर सके. यहाँ पे क्या है, बच्चे की फाउंडेशनल नॉलेज मीन्स जो बच्चे की जो नींव होती है उसको बिल्कुल पक्का कर देते हैं. For example, when learning a new language, you start from the simple words. जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हो तो आप एक सिंपल वर्ड सीखते हो, जैसे डॉग, कैट. देन मूव फ्रॉम द सिंपल सेंटेंसेस, फिर आप सिंपल सेंटेंस सीखते हो, आई हैव अ डॉग. नेक्स्ट, बिफोर टैकलिंग मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामर एंड वोकैबुलरी. इससे पहले सबसे पहले आप सिंपल करते हो एंड देन मूव टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है होल टू पार्ट. होल का मतलब होता है फुल और पार्ट्स का मतलब होता है टुकड़े. पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं. दिस मेथड टीचेस द होल कंसेप्ट और फर्स्ट आइडिया, देन ब्रोकन इट डाउन इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड मोर डिटेल्ड लर्निंग. इट हेल्प्स द लर्नर टू गेट एन ओवरव्यू फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स. इसमें क्या होता है कि जो टीचर है सबसे पहले पूरा कंसेप्ट बता देता है कि हम ये पढ़ने वाले हैं और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे को पहले ओवरव्यू मिल जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड देन वो छोटी छोटी चीज़ों को स्पेसिफिकली पढ़ता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इन अ साइंस क्लास ऑन एन इकोसिस्टम, एक साइंस की टीचर है, वो इकोसिस्टम टॉपिक पढ़ा रही है. तो सबसे पहले वो अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करेगी कि इकोसिस्टम एज अ होल वो दिखाएगी कि इकोसिस्टम क्या होता है एंड देन ब्रेक डाउन इट इनटू स्पेसिफिक पार्ट्स. फिर वो क्या करेगी, उन टॉपिक्स को स्पेसिफिक पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगी, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स. ओके, नेक्स्ट फिर उनको एक्सप्लेन करेगी, उनके फंक्शंस के बारे में बताएगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नोन टू अननोन. पहले हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चे को पता है, फिर हम अननोन जाएंगे. जैसे इसमें हम वो वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बच्चे को पता है कि खाना खाने से एनर्जी आती है. ठीक है, और फिर उसको ऐसी चीज़ से एक फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट सिखाना है ना. तो ऐसे जैसे हम खाना बनाते हैं तो किचन में मम्मी खाना बनाती, दे शी इज़ कुकिंग द लंच एंड देन वी हैव इट. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ऐसे हम उनको बता सकते हैं, एक पूरी प्रोसेस बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस की. तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले. This principle is based on an idea of connecting new things, whatever the learner already knows. It helps the students use their prior knowledge as the foundation to understand new and unfamiliar concepts. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम उसको वो चीज़ें बताते हैं जो उसको पहले से पता है, फिर हम उसको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो उनके लिए नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक हिस्ट्री की क्लास चल रही है. टीचर में फर्स्ट डिस्कस द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स विद familiar with and then introduce new concepts related to the world history. ठीक है, and make unfamiliar information easier to understand by connecting some things they already know. पहले वो क्या करेगी, अपनी कंट्री की हिस्ट्री बताएगी. अपनी कंट्री की हिस्ट्री बच्चों को पता है तो फिर वो और बाकी कंट्री की हिस्ट्री बताएगी. तो ऐसे, तो यहाँ पे हमारी 1.2 भी खत्म होती है. तो यहाँ पे हमने टीचिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं. फर्स्ट, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, फिर आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशनल, थर्ड symbolic, fourth simple to complex, fifth whole to part and sixth known to unknown. अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं 1.3. नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है 1.3. 1.3 का नाम है टीचिंग मेथड्स. इसमें हम कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. मल्टी सेंसरी, प्लेवे, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, टास्क एनालिसिस, टास्क स्लाइसिंग, प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, shaping, chaining and modeling, cueing, reinforcement, behavioral contracts and
द लास्ट इज टोकन इकोनॉमी। तो ये पहले हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड्स। इसमें आता है हमारा मल्टी सेंसरी टीचिंग। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि मल्टी सेंसरी का मतलब होता है कि मल्टीपल सेंसेस को यूज़ करके पढ़ाना। इसमें आप उसका साइट, साउंड, टच, मूवमेंट, इन सब की हेल्प से बच्चों को पढ़ा सकते हो। So a teaching method that involves using multiple senses to engage the learner in the learning process. For example, incorporate visual aids, hands-on activities, auditory cues to reinforce the concept. तो इसमें basically क्या है, we use the senses, multiple senses का use करके उसको कोई concept सिखाना, उसको हम बोलते हैं multi sensory teaching. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड क्या कहता है कि प्ले, इसमें प्ले मीन्स खेलते खेलते उसको सिखाना। प्लेवे मेथड, तो द टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन द लर्निंग थ्रू प्ले। तो इसमें बेसिकली प्ले से हम पढ़ाते हैं। इट एनकरेजेस द चिल्ड्रन टू लर्न इन रिलैक्स्ड प्लेफुल इन्वायरमेंट वेयर दे एंगेज इन एक्टिविटीज दैट प्रमोट कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या, बच्चा बहुत इंकरेज होता है, बहुत रिलैक्स होकर खेलता है, प्लेफुल इन्वायरमेंट उसको दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपना कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हर तरह का डेवलपमेंट वो कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड क्या कहता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है एजुकेशन में। यहाँ पे हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी का यूज़ करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है और कोलैबोरेटिव प्ले होता है, जैसे हम अपने स्कूल में पढ़ते थे, ये वैसा मेथड है। टीचर प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल एंड एक्टिविटीज टेलर टू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्टेज। तो जो टीचर है वो बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड करती है, एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, जो कि चाइल्ड की डेवलपमेंट स्टेज में उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम उसको एक्सपेंडेड पीरियड में प्रोजेक्ट देते हैं, वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसको थोड़े क्वेश्चन आते हैं, चैलेंजेस फेस करता है, ताकि वो वेरियस सब्जेक्ट से भी नॉलेज ले सके। तो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मेथड देना ताकि वो अपने इन्वायरमेंट से सीखे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टीचिंग स्ट्रैटेजीज। आप कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती है, पहले हमने मेथड्स पढ़े थे, अब हम स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट। आप सबको पता है रिइंफोर्समेंट क्या होता है। रिइंफोर्समेंट बेसिकली कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो हम बच्चे को देते हैं, ठीक है, या तो उस चीज़ से बच्चे का बिहेवियर बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसने वो टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आया, तो मम्मी ने उसको फ़ोन दे दिया, ठीक है, तो ये मम्मी ने क्या दी, रिइंफोर्समेंट दी। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, ठीक है, बच्चा खुश है। नेक्स्ट, अगर अब उसको फ़ोन मिल गया, वो पढ़ता नहीं है, ठीक है, तो अब उसके जो टेस्ट हुआ उसमें उसके गंदे नंबर आए, तो मम्मी ने क्या किया, उसको चाटे लगा दिए। तो ये चाटे लगाना क्या है, दिस इज ऑल्सो रिइंफोर्समेंट, बट दिस इज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और इसकी जगह अगर वो उनसे फ़ोन छीन लेती तो दैट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। आप आगे जाके पढ़ोगे रिइंफोर्समेंट के बारे में। तो रिइंफोर्समेंट क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिवार्डिंग डिजायर्ड बिहेवियर टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ इट्स रीअकरेंस। तो हम रिइंफोर्समेंट कब देते हैं, जब हम एक डिजायर्ड बिहेवियर को या तो इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं। जो रिइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव होती है जब हम उसको रिवार्ड देते हैं, और नेगेटिव कब होती है, जब हम उससे या तो वो रिवॉर्ड ले लेते हैं या फिर हम उसको कुछ ऐसा चीज़ देते हैं जो उसके लिए अनप्लीजेंट है, जैसे मैंने उसको चाटे लगाए। नेक्स्ट इज टास्क एनालिसिस और टास्क स्लाइसिंग। टास्क एनालिसिस होता है कि जैसे एक बड़ा सा टास्क है उसके पास, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है, वो एक सारी चीज़ों को एक साथ नहीं कर पा रहा है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेगा। जैसे एक आंसर है, उसको लर्न नहीं हो रहा, तो आप उसके पॉइंट्स बना दो। तो आपने क्या किया, उसको स्टेप्स बना दिया, नाउ ही कैन अंडरस्टैंड। तो उसको हम बोलते हैं टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन दिस कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू द स्मॉलर वन। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड अकम्प्लिश द टास्क बाय फोकसिंग ऑन ईच पार्ट सीक्वेंशली। तो वो ऐसे करके उसको पढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग होता है हिंट देना, क्यों देना, पूरी मदद नहीं करना, जस्ट एक पिन लाइक उसकी हेल्प कर देना। A strategy used to guide the learner towards the correct response by giving the hints and cues. तो इसमें हम वर्बल प्रॉम्प्ट दे सकते हो और विजुअल दे सकते हो, फिजिकल दे सकते हो, तो ऐसे करके आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। नेक्स्ट आता है फेडिंग। फेडिंग होता है द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ सपोर्ट। जैसे अभी आप प्रॉम्प्टिंग दे रहे थे, आप एकदम से अपना प्रॉम्प्ट हटा लो, आप उसको मत बताओ, उसको इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने दो, तो उसको हम बोलते हैं फेडिंग। तो इसमें भी बच्चा क्या होता है कि वो खुद के दम पे उस स्किल को सीख पाता है, उसको हम बोलते हैं फीडिंग। द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ सपोर्ट और प्रॉम्प्ट्स टू एनकरेज द लर्नर टू परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंटली। दिस प्रोसेस हेल्प्स द लर्नर टू गेन ऑटोनॉमी इन देयर स्किल। तो इससे क्या होता है कि वो अपने स्किल में इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है।
नेक्स्ट आता है शेपिंग। शेपिंग क्या कह रहा है, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम रिइंफोर्समेंट देते हैं सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में एक डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को सिखाते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसको आ नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे उसको, मतलब वो कर सकता है उस चीज़ को लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे उसको शेपिंग देंगे। पहले हम उसको करके दिखाएंगे फिर वो करेगा, ऐसे टाइप में। नेक्स्ट आता है चेनिंग। चेनिंग क्या होता है, दिस इज अ टेक्निक इन विच द सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स आर टॉट इन द सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम चेनिंग लगा के सीखते हैं। मीन्स एक सीरीज होती है, पहले आप लेवल 1 सीखो, फिर 2 सीखो, फिर 3 सीखो, ऐसे। तो दिस इज अ चेन, दिस इज अ टेक्निक इन विच द सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स आर टॉट इन सीक्वेंस विच आर लिंक्ड वन टू नेक्स्ट। जैसे बच्चे को काउंटिंग आ गई, ठीक है, काउंटिंग के बाद वो नंबर नेम सीखेगा, नंबर नेम के बाद वो एडिशन सीखेगा, एडिशन के बाद वो सब्ट्रैक्शन सीखेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखेगा। तो ऐसे क्या है, उसकी एक मैथ्स की चेन बन जाएगी। नेक्स्ट इज मॉडलिंग। मॉडलिंग होता है डेमोन्स्ट्रेट करना, बच्चे को पहले करके दिखाना और फिर वो उसकी नकल करके दोबारा खुद से करेगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग इज अ डिजायर और अ बिहेवियर फॉर लर्नर टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट। वो ऑब्जर्व करेगा और फिर इमिटेट मीन्स नकल करेगा। दिस हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क और बिहेव इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इससे उसको पता चल जाता है कि भाई क्या करना है। उस पहले देखा होता है, उसने ऑब्जर्व किया होता है एंड नाउ ही कैन डू इट ऑन देयर ओन। नेक्स्ट आता है क्यूइंग। क्यूइंग भी थोड़ा प्रॉम्प्टिंग जैसा ही होता है, इसमें भी हम वर्बल, विजुअल और फिजिकल प्रॉम्प्ट देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिइंफोर्समेंट ट्रिगरिंग द राइट रिस्पॉन्स। इसमें हम रिइंफोर्समेंट का भी यूज़ करते हैं। रिइंफोर्समेंट हमने ऊपर पढ़ा, ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू स्ट्रेंथन अ बिहेवियर प्रोवाइडिंग द रिवॉर्ड्स और पॉजिटिव फीडबैक व्हेन द बिहेवियर इज एग्जिबिटेड। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट बिहेवियर विल अकर अगेन। तो वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोई भी एक ऐसी चीज़ देना जिससे कि वो सर्टेन बिहेवियर है तो बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, घटेगा तो वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। नेक्स्ट इज बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द टीचर एंड लर्नर आउटलाइनिंग द स्पेसिफिक बिहेवियर expected along with the rewards and consequences associated with the behavior that helps to set the clear expectations and accountability। इसमें क्या आता है, इसमें बच्चे के behaviors आते हैं। मान लो बच्चा एक बैड बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, तो आप टीचर और लर्नर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जिसमें आप वो सारे बिहेवियर्स के बारे में लिखोगे और उनको कैसे आप उसको कम कर सकते हो, उसको समझा के बुझा के कैसे उसको उसके साथ डील करोगे। तो दैट इज बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट कि आपको ऐसा नहीं करना, अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, अगर आप इस बिहेवियर को रिपीट करोगे तो आज आपको लंच नहीं खाने को मिलेगा, ऐसे। नेक्स्ट टोकन इकोनॉमी, लास्ट है। टोकन इकोनॉमी क्या होता है, इसमें जब बच्चा एक अच्छा बिहेवियर करता है तो हम उसको टोकन देते हैं और अगर वो अगर कोई बुरा बिहेवियर करता है तो हम उससे टोकन ले लेते हैं। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ टोकन, the system where learner earns the tokens for demonstrating desired behavior which can later be exchanged for rewards and privileges. It is often used to motivate the children and manage the classroom behavior. तो ये कुछ मेथड्स हैं, सॉरी स्ट्रैटेजीज हैं जो टीचर है वो यूज़ कर सकता है अपनी क्लास में। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है 1.4। 1.4 का नाम है सिलेक्शन एंड यूजेस ऑफ TLM, UDL principles, assistive technology devices and information and communication technology for teaching classroom management। तो हम इस यूनिट में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है, TLM होता क्या है। TLM एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। एक बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो हम ऐसे कुछ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो उसको हम बोलते हैं TLM। तो इसमें आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल विद UDL प्रिंसिपल्स। UDL क्या होता है, UDL होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इंश्योर मटेरियल केटर टू डाइवर्स नीड। आपको ये इंश्योर करना है कि जो मटेरियल आप चूज़ कर रहे हो वो सारी नीड्स पूरी करे, हर बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग हो। इसमें आता है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पहली बात, जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बाय मल्टीपल मीन्स करो, मीन्स उसको ऑडियो, वीडियो, हैंड्स ऑन तीनों चीज़ों का यूज़ करके उस चीज़ को सिखाओ। नेक्स्ट मल्टीपल एक्शंस। मल्टीपल एक्शंस मीन्स उसको राइटिंग, ड्राइंग, ओरल, जैसा आप जिस एक्शन के थ्रू आप समझा सकते हो डिफरेंट एक्शंस का यूज़ करो और उस बच्चे को वो चीज़ सिखाओ। नेक्स्ट मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब होता है कि ऐसे एक्टिविटी को कराओ कि जो बच्चा है वो मोटिवेटेड रहे और एंगेज्ड रहे।
नेक्स्ट आता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस। असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस का मतलब होता है कि ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करना जिससे कि हम जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी पढ़ा सकें, ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करना। फॉर एग्जांपल स्क्रीन रीडर्स होते हैं फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए एक स्क्रीन रीडर यूज़ होता है। नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, ये एक डिसेबिलिटी होती है, तो उसके लिए स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अल्टरनेटिव कीबोर्ड्स का यूज़ किया जाता है और कैप्शनिंग भी यूज़ की जाती है जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा तो आप कैप्शन ऑन कर दो। आजकल की जो मूवीज़ आ रही है उनमें भी नीचे कैप्शन ऑन रहता है, मीन्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पढ़ लो। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। ठीक है, टीचिंग में अपने डिजिटल टूल्स का यूज़ करना, गूगल क्लासरूम, एजुकेशनल ऐप्स का यूज़ करना, ये सब ICT के अंदर आता है। इसमें हम अपने क्लासरूम में भी बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिहेवियर ट्रैकिंग ऐप, इसमें एक क्लास डोजो ऐप आता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स होते हैं। तो ये था हमारी 1.4 में। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको TLM पता होना चाहिए, TLM क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, UDL प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, फिर ICT के बारे में पता होना चाहिए, बस इसमें यही है। तो हमारी 1.4 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारी लास्ट यूनिट आती है इस पूरे यूनिट की लास्ट सब यूनिट आती है 1.5। 1.5 का नाम है इवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब हम इसको जानेंगे, ये क्या होता है इवोल्यूशन इन एजुकेशन। इवोल्यूशन क्या होता है, मीन्स जब आपने सारी चीज़ें पढ़ा दी तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे क्या बच्चा कॉन्टिन्यूसली डेवलप कर रहा है, मीन्स उसमें कोई प्रोग्रेस हो रही है, तो आपको ये क्या करना है, कॉन्टिन्यूस रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में चलना है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि हम स्टूडेंट को असेस करते हैं। असेस मीन्स उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं असेस करना। अब उसकी एकेडमिक प्रोसेस को डेवलपमेंट थ्रू आउट द ईयर, की एक ईयर में उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, नॉट जस्ट टू द फाइनल एग्ज़ाम्स। ये एग्ज़ाम्स को देख कर नहीं होता है, ये देख के होता है कि उसने पूरे साल क्या क्या काम किया है, कहाँ उसने क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ उसने डेवलपमेंट किया है, क्या वो भी कर रहा है। नेक्स्ट इज फीचर्स। फीचर्स में क्या आता है, ऑनगोइंग असेसमेंट होता है, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, असाइनमेंट्स दे रहे हो, प्रोजेक्ट्स दे रहे हो। नेक्स्ट फीचर आता है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच होता है एक ऐसी अप्रोच लगाना जिसमें सारी डेवलपमेंट हो जाए, कॉग्निटिव भी हो जाए, इमोशनल भी हो जाए, सोशल भी हो जाए। नेक्स्ट, फोकस ऑन द बोथ लर्निंग आउटकम्स एंड लर्निंग प्रोसेस। फोकस करना लर्निंग आउटकम्स पे भी और लर्निंग प्रोसेस पे भी। नेक्स्ट, ये था हमारा CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। सबसे अब हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, सेम, हम स्टूडेंट की लर्निंग को और ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। इसमें भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, रेगुलर असेसमेंट करना, चेक इन्स करना, एनालाइज करना पैटर्न को, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को एडजस्ट करना। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आता है कि आपने क्या क्या किया है उसको फुल्ली आप लिखो, इसको डॉक्यूमेंटेशन करो, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। इसके भी मेथड्स होते हैं, आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, असेसमेंट रिपोर्ट बना सकते हो। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों को हेल्प करता है कि फ्यूचर प्लानिंग में। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज। अब इसमें हम 2.1 पढ़ेंगे। 2.1 का नाम है कंसेप्ट, components of individualized educational program and individualized family support program। तो ये दो तरीके के प्रोग्राम होते हैं। अब हम उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इनका कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम इनके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है कि IEP, ये वर्ड बहुत कॉमन है फर्स्ट ईयर के बच्चों में, और सेकेंड ईयर तक आते आते आपको IEP बनाना भी आ जाएगा। अब IEP होता क्या है, IEP एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, मीन्स एक ऐसी प्लानिंग होती है फॉर अ डिसेबल स्टूडेंट, मीन्स स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, जिसमें हम इसको इंश्योर करते हैं कि उसको एजुकेशन मिल रहा है, उसको फ्री एजुकेशन मिल रहा है, उसके एप्रोप्रिएट एजुकेशन मिल रहा है, उसको स्कूल इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर द लॉ ऑफ IDEA लॉ। ये होता है, मीन्स ये एक प्रॉपर प्लानिंग होती है एक स्पेशल चाइल्ड के लिए।
तो बेसिकली ये मतलब होता है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन्स हम आईईपी में क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर फिल होता है। हमको पता है बच्चे के बारे में होता है, एक प्लानिंग होती है उसकी एजुकेशन की। अब वो प्लानिंग कैसे होती है, मीन्स उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले उसमें प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आता है, मीन्स बच्चे का करंट लेवल क्या है। नेक्स्ट आता है उसमें एनुअल गोल। एनुअल गोल मीन्स हम कुछ स्पेसिफिक गोल लेते हैं जो हमें बच्चों को कराना है। जैसे मुझे 1 साल में बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाना है, तो ये मेरा एनुअल गोल है, ठीक है। फिर आती है स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, वो सर्विसेज जो उसको प्रोवाइड होनी चाहिए, अगर उसको थेरेपी की नीड है, ऐसे कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो जो सपोर्ट या सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट आता है रिलेटेड सर्विसेज, कुछ रिलेटेड सर्विसेज जैसे थेरेपी, स्पीच वगैरह जो मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन मीन्स लर्निंग में जो एडजस्टमेंट, जो सपोर्ट उसको प्रोवाइड हो रहा है, उन सब के बारे में लिखा होना चाहिए। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, मतलब जो प्रोग्रेस है वो साथ मॉनिटर होनी चाहिए, एक रिकॉर्ड बनता जाना चाहिए। नेक्स्ट लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट मीन्स जिस स्कूल में या फिर जिस प्लेस में वो अपनी एजुकेशन लेने जा रहा है वहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो सही हो, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना हो, जो डिटर्मिनेशन है उस प्लेसमेंट का बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट ट्रांजिशन प्लानिंग। ट्रांजिशन प्लानिंग मीन्स उसके मतलब उसके फ्यूचर के गोल्स पे बहुत फोकस रखना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग सारे गोल्स उसके पूरे होते जाने चाहिए। तो ये होता है आईईपी। आईईपी बच्चे की एजुकेशनल प्लानिंग होती है, ठीक है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि वो फ्री एजुकेशन रिसीव कर रहा है और उसको अप्रोप्रिएट एजुकेशन इन रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट मिल रही है अंडर द लॉ ऑफ आइडिया लॉ। इसके कंपोनेंट्स हैं प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एनुअल गोल्स, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज, एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट एंड ट्रांजिशन प्लानिंग। ये हमारा आईईपी का ओवरव्यू है। आईईपी बहुत बड़ी होती है बट इट्स जस्ट एन ओवरव्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। ये किसके लिए होता है, ये फैमिली के लिए होता है। ऊपर बच्चे के लिए था आईईपी फॉर द स्टूडेंट एंड दिस आईएफएसपी इज फॉर द फैमिली। ये प्लान होता है, दिस इज अ प्लान फॉर इन्फेंट एंड टोडलर्स विद, किसके लिए होता है, इन्फेंट्स के लिए होता है, टोडलर ये वो बच्चे होते हैं जो 3 साल से छोटे होते हैं, विद डिसेबिलिटी, जिनको डिसेबिलिटी होती है, सपोर्टिंग बोथ चिल्ड्रंस चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड फैमिली नीड्स। इसमें हम बच्चों को तो सपोर्ट करते ही करते हैं लेकिन साथ में उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करते हैं, उनकी नीड्स को देखते हैं थ्रू अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। कैसे, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज के बेसिस पे। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ये भी एक प्लान ही है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले चाइल्ड्स प्रेजेंट डेवलपमेंट लेवल, सबसे पहले बच्चे के बारे में आती है इसमें। इट डिस्क्राइब्स ऑल द एबिलिटीज़ ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट होता है फैमिली नीड्स एंड स्ट्रेंथ, फिर आते हैं फैमिली की नीड्स, स्ट्रेंथ, उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजरेबल आउटकम्स, मीन्स जो चाइल्ड के गोल्स हैं। फिर आता है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, फिर हम उन सर्विसेज के बारे में लिखते हैं जो उसको चाहिए। नेक्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, उसका होम कम्युनिटी का इन्वायरमेंट कैसा है उसके बारे में। सर्विस कोऑर्डिनेटर मीन्स प्रोफेशनल मैनेजिंग सर्विस, मतलब एक पर्सन प्रोवाइड किया जाता है एज अ कोऑर्डिनेटर जो उनको उनके सारे पाथ के बारे में बताता है, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज के बारे में बताता है, फैसिलिटीज़ के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन प्लानिंग। ट्रांजिशन प्लानिंग मीन्स उसका जो प्री स्कूल है या फिर अदर सर्विसेज है उन सब के बारे में प्रिपरेशन करना, दैट इज ट्रांजिशन प्लानिंग। तो ये था हमारा IFSP, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट। ये एक ऐसा प्लान है जो टॉडलर और इन्फेंट्स के लिए होता है जिनको डिसेबिलिटी होती है और ये चाइल्ड और फैमिली दोनों को सपोर्ट करता है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं और इनमें मेजर डिफरेंस क्या है कि जो IEP है दैट फोकसेस ऑन अ चाइल्ड ऑफ 3 to 21 ईयर्स प्राइमरीली इन एजुकेशन सेटिंग। ये बच्चों पे ध्यान देता है जो 3 से लेकर 21 साल की उम्र तक के होते हैं और किस स्पेस पे, एजुकेशनल सेटिंग में। लेकिन जो IFSP है वो क्या कौन से बच्चों को ऊपर फोकस करता है, जो टॉडलर्स इन्फेंट्स है 0 to 3 ईयर्स के, और ये होम सेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये हमारी 2.1 यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 2.2। 2.2 का नाम है डेवलपिंग IEP फॉर होम बेस्ड टीचिंग प्रोग्राम, स्पेशल स्कूल सेटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग।
ठीक है, तो पहले हम आईईपी डेवलप करेंगे होम बेस्ड सेटिंग में, फिर स्पेशल स्कूल में और फिर इंक्लूसिव स्कूल में। नेक्स्ट, टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रुप टीचिंग इन स्पेशल स्कूल्स, इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप्स एंड लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। फिर हम कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं स्पेशल स्कूल में, इंडिविजुअल को पढ़ाने में, स्मॉल ग्रुप में पढ़ाने में और लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने में। तो पहले हम पढ़ते हैं डेवलपिंग आईईपी इन डिफरेंट सेटिंग। ठीक है, तो पहले हम होम बेस्ड टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। होम बेस्ड टीचिंग इज़ लाइक जब कोविड के टाइम सब घर में रह रहे थे और तब जैसे जिस तरीके से हमारी एजुकेशन चल रही थी उसको हम बोलते हैं होम बेस्ड टीचिंग प्रोग्राम। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जो आईईपी है वो होम बेस्ड प्रोग्राम में बनाई जाए। ऑफर पर्सनलाइज सपोर्ट, जिसमें कि वो पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करे, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे चाइल्ड को उसके इन्वायरमेंट में, मीन्स उसके घर पे ही, जैसे उसके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो वो घर की चीज़ों से सिखाना उसको काइंड ऑफ। इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें भी हम गोल्स लेते हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज होती है, रेगुलर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होती है और पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है। गोल कैसे, सपोज इसमें एकेडमिक और सोशल दोनों गोल्स ले सकते हैं। सर्विसेज में हम स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर इंटरवेंशंस के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेगुलर मॉनिटर करना उसका प्रोग्रेस, क्या क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है, कंसिस्टेंसी है, इफेक्टिवनेस है या नहीं है, ये सब। नेक्स्ट, पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पेरेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो भी रोल वो प्ले कर रहा है सिग्निफिकेंटली उसको वो मॉनिटर करे और उसका रूटीन मेंटेन रखें। नेक्स्ट, ये था हमारे होम बेस्ड सेटिंग टीचिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है स्पेशल स्कूल में। क्या होता है स्पेशल स्कूल? वो जगह होती है जहाँ पे सारे स्पेशल बच्चे होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेशल स्कूल। इसका कंसेप्ट ये है कि जो आईईपी है वो स्पेशल स्कूल में सिर्फ उस इंडिविजुअल को सपोर्ट करेगा, उस बच्चे की नीड्स को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे हम करिकुलम लेके आते हैं, स्पेशलाइज्ड करिकुलम होता है जो बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी स्किल्स, उसके एकेडमिक गोल्स, उसकी सर्विसेज पे ध्यान देगा। स्मॉलर क्लास साइज होता है, मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस उसके सपोर्ट पे किया जाता है। स्पेशलाइज्ड स्टाफ होता है, टीचर, थेरेपिस्ट, स्पेशलिस्ट, सब बच्चे के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड गोल, उसके इंडिविजुअलाइज्ड गोल होते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस, पर्सनल ग्रोथ, फंक्शनिंग, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअल के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग। इंक्लूसिव का मतलब होता है जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा भी जा रहा होता है और स्पेशल बच्चा भी साथ में जा रहा होता है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आजकल इंक्लूसिव स्कूल बन चुके हैं सब, यहाँ पे कोई भी स्पेशल बच्चा भी एडमिशन ले सकता है और नॉर्मल तो ले ही सकते हैं। तो ऐसे स्कूल को हम बोलते हैं इंक्लूसिव स्कूल, जहाँ पे एक नॉर्मल और एक स्पेशल दोनों बच्चे साथ मिलके पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट ये होता है कि आईईपी इन इंक्लूसिव स्कूल्स इंटीग्रेट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी टू जनरल एजुकेशन सेटिंग एंड नेसेसरी सपोर्ट। यहाँ पे हम बच्चे पे ध्यान देते हैं कि जो बच्चा है वो इंटीग्रेट कर पाए, एक नॉर्मल चाइल्ड एजुकेशन उसको मिल पाए। वो वहाँ पे एजुकेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो सपोर्ट उसको चाहिए वो भी प्रोवाइड होएगा। तो ये होता है इंक्लूसिव स्कूल में। जब एक स्पेशल चाइल्ड इंक्लूसिव स्कूल में जाता है तो वहाँ पे उसकी नीड्स को भी उतना ही केटर किया जाता है जितना एक नॉर्मल चाइल्ड को। एजुकेशन दोनों को सेम मिलेगी, लेकिन जो स्पेशल बच्चा होगा उससे उसके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन होंगे या फिर उसके लिए उसको सपोर्ट ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे एम करता है, उन दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। इसके की कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है जनरल एजुकेशन टीचर का टू मॉडिफाई जनरल करिकुलम, क्योंकि स्पेशल बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बच्चा उस करिकुलम को फॉलो कर लेगा, लेकिन स्पेशल बच्चे के कुछ नीड्स होती हैं, उसकी कुछ अलग इंडिविजुअलाइज नीड होगी, उनके अकॉर्डिंग हमको जो करिकुलम है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, कुछ क्लासरूम में एडजस्टमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, अब इसमें अरेंजमेंट्स कर सकते हैं हम, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, पीयर सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। पीयर सपोर्ट मीन्स आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं इंक्लूसिव में, तो उसके जो आसपास बच्चे हैं वो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ करेंगे, इंटरेक्शन बढ़ेगा, सोशली ज़्यादा अवेयर होएगा बच्चा। नेक्स्ट, फोकस ऑन सोशल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट, इससे उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी होएगा और एकेडमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जब बच्चों को ग्रुप इंस्ट्रक्शंस देनी होती है स्पेशल स्कूल में। एक होता है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होता है जब हम किसी एक बच्चे को इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। इसमें हम 1-on-1 टीचिंग करते हैं। 1-on-1 टीचिंग मीन्स एक बच्चा और एक टीचर है और वो दोनों आपस में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, यहाँ पे हम विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स, इमेजेस, रिटन इंस्ट्रक्शंस का। फ्रीक्वेंट ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि बच्चा है वो ADHD है, वो हाइपर है थोड़ा, तो उसको ब्रेक प्रोवाइड करो, ठीक है।
या वो जल्दी थक जाता है तो उसको ब्रेक प्रोवाइड करना, अदरवाइज़ वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ध्यान नहीं देगा। नेक्स्ट, अगर आप स्मॉल ग्रुप को पढ़ा रहे हो तो पीयर इंट्रैक्शन होना चाहिए, मीन्स जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें बच्चों को इंट्रैक्ट करने का मौका दो। टारगेट टीचिंग, ठीक है, ग्रुप को एक टॉपिक दो, एक लेवल, एक नीड के, मतलब जो सारे बच्चे होने चाहिए उनकी नीड्स एक होनी चाहिए, उनका लेवल एक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन में आप कोऑपरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करेंगे, क्लियर सिंपल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप लार्ज ग्रुप में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए, मीन्स जो लार्ज ग्रुप है वो सब सुने आपकी बात, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है। हैंड्स ऑन लर्निंग का यूज़ करना है, जैसे कोई गेम्स या स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट है या रोल प्लेइंग है, ऐसे इंगेजमेंट इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हो। क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए, clear expectations and routines to help manage behavior to ensure everyone stay on the track। बिल्कुल परफेक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि जो बच्चा कर रहा है वो बिल्कुल अच्छे से करे, अपने ट्रैक पे रहे, किसी और को तंग ना करे, उस अपने बिहेवियर को अपने आप मैनेज करे। नेक्स्ट, विजुअल एंड ऑडिटरी सपोर्ट्स, कुछ क्यूज दे सकते हैं, कुछ इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑल सब सेटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन मीन्स टेलर टीचिंग मेथड्स द कंटेंट डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डाइवर्स टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव एनफोर्समेंट दे सकते हैं ताकि उनकी जो प्रोग्रेस है वो इनकरेज हो पाए, पॉजिटिव बिहेवियर आ पाए। कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एजुकेटर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी रखना है, अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो दूसरी लगा लो। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो बच्चों को इफेक्टिव टीचिंग और मीनिंगफुली और सपोर्टिव टीचिंग में हेल्प करती है, जिससे बच्चा ग्रोथ करता है, उसकी सारी डेवलपमेंट होती है उसके एजुकेशनल इन्वायरमेंट में। तो ये हमारी 2.2 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है 2.3। 2.3 का नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें हम टीम टीचिंग, शैडो टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, यूज़ ऑफ पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम टीम टीचिंग की बात करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं। टीम टीचिंग का मतलब होता है, आपको नाम से पता चल रहा है टीम यानी कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि कंसेप्ट क्या है, व्हेन 2 और मोर टीचर्स वर्क टुगेदर इन अ सेम क्लासरूम टू टीच द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स आते हैं, एक ही ग्रुप को सिखाते हैं, सेम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है, यहाँ पे बच्चों को एक्सपर्ट्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होती है और उनका जो अटेंशन है वो भी इंक्रीज़ होता है। आप इतने सारे टीचर्स चीज़ें समझाएंगे तो वो ज़्यादा अटेंशन गेन करेंगे। नेक्स्ट, की अप्रोच होती है कि यहाँ पे जो टीचर्स है वो कोलेबोरेटिव प्ले करते हैं लेसन प्लानिंग में, टीचिंग में और क्लासरूम मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेडो टीचिंग। शेडो टीचिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट है कि जो एजुकेटर है या फिर जो टीचिंग असिस्टेंट है वो 1-on-1 वर्क करता है। जैसे बच्चे ने एक कंसेप्ट स्कूल में सीखा, फिर वही कंसेप्ट वो उसे एज अ शेडो टीचर कराता है, उसको दोबारा से वही 1-on-1 कराता है उसकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं शेडो टीचिंग। इसके बेनिफिट्स क्या है, यहाँ पे बच्चों को पर्सनलाइज सपोर्ट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है और बच्चा एंगेज रहता है अपने क्लासरूम वर्क में। की अप्रोच इसकी ये है कि जो शेडो टीचर है वो डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चे को विदाउट डिस्टरप्टिंग द रेस्ट ऑफ द क्लास, मीन्स वो सिर्फ उसी बच्चे के साथ वर्क करेगा, स्पेशल चाइल्ड के साथ। शेडो टीचिंग स्पेशल चाइल्ड के साथ ही होती है। नेक्स्ट, पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है, बच्चों को ग्रुप में पढ़ाना, पीयर काइंड ऑफ ट्यूशन टाइप। तो इसका कंसेप्ट होता है कि स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन पेयर्स, वन स्टूडेंट हेल्प्स अदर्स विद लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, पीयर ट्यूटरिंग में बच्चे खुद से ही सिखाते हैं, मीन्स वो खुद ही दूसरों को सिखा रहे हैं। जैसे एक बच्चे को सब कुछ आता है तो वो अपने पीयर को सिखा रहा है, काइंड ऑफ एक जो सिखा रहा है दैट इज़ ट्यूटर और जिनको वो सिखा रहा है दैट इज़ ट्यूटी। इसका क्या है बेनिफिट है, इससे सोशल इंट्रैक्शन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इन्फोर्समेंट लर्निंग होती है, बच्चे को और ज़्यादा एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे को पेयर बेस्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग इनकरेज होता है कोलेबोरेटिव प्ले और प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले किसके साथ होता है, जब
बच्चे स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं, जिनके कॉमन गोल्स होते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे टीम वर्क फोस्टर होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। कि ये अप्रोच यही है कि पार्टिसिपेशन होता है बच्चों में, सब कंट्रीब्यूट करते हैं, काइंड ऑफ सोशली अवेयर रहते हैं। नेक्स्ट आता है PBIS, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। PBIS होता है पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। ये बिहेवियर से रिलेटेड होता है। इसमें भी हम कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट ये है कि PBIS इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच दैट एम्फेसिस टीचर्स to and reinforcing positive behavior rather than focusing on punishment and negative behaviors। यहाँ पे हमें ये टीचिंग पे फोकस करता है कि बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट दिया जाए, ना कि नेगेटिव। पनिशमेंट को यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है, उसको पनिशमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है फॉर अ नेगेटिव बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो बच्चा है उसको पॉजिटिव बिहेवियर पे ही रिन्फोर्स किया जाए, नेगेटिव पे ना किया जाए। इसका बेनिफिट ये है कि ये पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करता है, इम्प्रूव करता है स्कूल का क्लाइमेट और डिसिप्लिन इश्यूज को रिड्यूस करता है। इसकी कुछ की स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे पहले की क्लियर एक्सपेक्टेशंस मीन्स जो टीचर आप सिखा रहे हो या फिर जिस भी सेटिंग में आप सिखा रहे हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे जो बिहेवियर है वो मेंटेन होना चाहिए। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल द स्टूडेंट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट, पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट का ध्यान देना है, आपने रिकॉग्नाइज रिवॉर्ड करना है विद पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट ओनली टू इनकरेज द रिपीटेशन। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग करना है, जो बिहेवियर उसको ट्रैक करना है, एड्रेस करना है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर्स। नेक्स्ट, ट्राइड टीयर्ड सपोर्ट क्या होता है, ऑफरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरवेंशंस डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ बिहेवियर इश्यूज। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को इंटरवेंशंस जो प्रोवाइड करें हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, किसी को ज़्यादा बिहेवियर सपोर्ट चाहिए, किसी को कम बिहेवियर सपोर्ट चाहिए, तो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, कुछ टारगेटेड स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, काइंड ऑफ। नेक्स्ट, ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो हम इंक्लूसिव, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 2.4। 2.4 का नाम है टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर इंडिविजुअल विद हाई सपोर्ट नीड्स। अब हम उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजीज लगाएंगे जिनको हाई सपोर्ट की नीड है। हाई सपोर्ट की नीड होने का मतलब है कि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो बहुत सीवियर है, प्रोफाउंड है। तो उनके लिए हम क्या क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मीन्स उनको इंडिविजुअलाइज्डली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएं, वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएं। कंसेप्ट होता है कि उनके जो लेसन प्लान्स है, जो एक्टिविटीज़ है, वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी यूनिक एबिलिटीज़, स्ट्रेंथ और चैलेंजेस के अकॉर्डिंग ही बिल्ड करने हैं। अप्रोच क्या होती है, यहाँ पे वन ऑन वन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे टास्क को सिंपलर स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक किया जाता है और जो अचीवेबल गोल्स हैं, जो बच्चा कर सकता है, उन्हीं पे फोकस किया जाता है। तो ये आता है हमारा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस में। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ विजुअल सपोर्ट्स। यहाँ पे बच्चों के साथ हम विजुअल सपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे उसको पिक्चर्स दिखाना, चार्ट दिखाना, सिम्बल्स दिखाना, ताकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सके। यहाँ पे हम विजुअल शेड्यूल का यूज़ करते हैं, लेबल्स का यूज़ करते हैं, क्यू का यूज़ करते हैं, एंड स्टूडेंट फॉलो द रूटीन एंड इंस्ट्रक्शंस, ताकि जो बच्चा है वो अपने रूटीन को और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग में हम बच्चे को सेंसरी एक्टिविटीज़ कराते हैं या फिर उसको एक्टिव लर्निंग के लिए प्रमोट करते हैं। यहाँ पे हम उसके साथ टेक्टाइल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, इंटरैक्टिव टास्क का यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चा करके सीखे, काइंड ऑफ, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हुए। Next is repetition and consistency. Repeating the task in routines helps the students to build familiar and mastery. अगर हम एक टास्क को बार बार कराएंगे तो उसको वो टास्क और अच्छे से आ जाएगा, वो फ्लुएंसी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको जनरलाइज हो तो वो उस सब्जेक्ट में मास्टरी भी कर सकता है। इन्फोर्समेंट देते जाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रैक्टिस होगा और रेगुलर फीडबैक भी प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, गिविंग क्लियर एंड कंसाइज सिंपल डायरेक्शंस। उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन नहीं देनी है, एक टास्क को आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करके दो, मैनेजेबल स्टेप्स दो, छोटे छोटे सेंटेंस का यूज़ करो, उसको समझ आएगा।
नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, डिवाइसेस का यूज़ करना, सॉफ्टवेयर का यूज़ करना फॉर देयर कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड मोबिलिटी। इन सब का भी यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑडियो डिवाइसेस हैं, ठीक है, ऑडियो वीडियो का यूज़ करना, एएसी का यूज़ करना, तो ये सारे डिवाइसेस। नेक्स्ट इज पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट में हम फोकस करते हैं बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर पे, उनको स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें यही अप्रोच है कि यहाँ पे हम रिइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, विजुअल क्यूज़ देते हैं, क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं टू गाइड द बिहेवियर एंड प्रिवेंशन फ्रस्ट्रेशंस। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव टीम टीचिंग। कोलैबोरेटिव टीम टीचिंग में हम कोलैबोरेट करते हैं किसके साथ, स्पेशल एजुकेटर के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, ताकि हम बच्चे को अच्छे से प्लानिंग कर सकें और उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट अप्रोच क्या होती है यहाँ पे हम रेगुलर कम्युनिकेशन रखते हैं टीम से, स्ट्रैटेजीज बनाने में, और कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट रखते हैं विद द स्टूडेंट। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती हैं जिसको हाई सपोर्ट की नीड होती है, और इससे हम उसके जो सारे लर्निंग और अचीवेबल गोल्स हैं उनको पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है 2.5। 2.5 का नाम है टीचिंग स्ट्रैटेजिक्स फॉर टीचिंग इन इंक्लूसिव स्कूल्स, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एंड डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हम बात करेंगे टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का जो कि हम इंक्लूसिव स्कूल में लगाते हैं। इंक्लूसिव स्कूल कौन सा स्कूल होता है? इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होता है जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा और एक स्पेशल बच्चा दोनों साथ में पढ़ते हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव स्कूल। यहाँ पे हम यूडीएल का यूज़ करते हैं। यूडीएल होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग, ठीक है। वो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो सारी नीड्स को पूरी करता है। जैसे अगर एक बच्चा है, उसको मोबिलिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके पैर में प्रॉब्लम है या फिर उसके हाथ में प्रॉब्लम है या फिर उसको दिखता नहीं है, तो उसको काइंड ऑफ एक व्हील चेयर प्रोवाइड करना। तो व्हील चेयर क्या है, उसको वो मोबिलिटी वाला बच्चा भी यूज़ कर सकता है, एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान भी यूज़ कर सकता है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो डाइवर्स लर्निंग नीड को या फिर डाइवर्स नीड को पूरा कर सकता है, उसको बोलते हैं यूडीएल। तो यूडीएल इज अ कंसेप्ट देखते हैं पहले। यूडीएल इज अ फ्रेमवर्क दैट एम्स टू cater the diverse learning need of the students by providing multiple means of representations, expressions and engagement. यूडीएल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एम करता है कि वो डाइवर्स लर्निंग नीड्स को पूरा करेगा विद प्रोवाइडिंग, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मीन्स। ये इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट होता है रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड होता है एक्शन एंड एक्सप्रेशन, एंड थर्ड होता है इंगेजमेंट। रिप्रेजेंटेशन में मीन्स जैसे बच्चे को विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक तीनों वे में पढ़ाना, दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू डिलीवर द कंटेंट। तो आप कंटेंट को सारे तरीके से डिलीवर करो, विजुअली भी, ऑडिटरी भी और काइनेस्थेटिक भी, ताकि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से वो चीज़ सीख सके। नेक्स्ट आता है एक्शन एंड एक्सप्रेशन। एक्शन एंड एक्सप्रेशन में क्या आता है कि हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करें मल्टीपल वेज में। कैसे? बाय चार्ट, ओरल रिप्रेजेंटेशन से या फिर प्रोजेक्ट से, ठीक है, हाउ टू एक्सप्रेस इट। नेक्स्ट आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में हम कोलैबोरेटिव प्ले मीन्स बच्चा क्या करे, उससे अपने आप को रिलेट कर पाए, उसमें एंगेज कर पाए, उसमें काम कर पाए, दैट इज। तो यूज़ वेरिड मेथड टू मेंटेन स्टूडेंट मोटिवेशन, जैसे कोऑपरेटिव चॉइस करना, यूजिंग रिलेवेंट कंटेंट, ऑफरिंग पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ऐसे। नेक्स्ट इसका क्या बेनिफिट है, यहाँ पे जो बच्चा है वो सारे लर्नर एक फ्लेक्सिबल वे में इंटरेक्ट कर पाएंगे, इंगेज कर पाएंगे विद द करिकुलम। ये होता है यूडीएल। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन होता है कि इसमें जो टीचिंग मेथड्स या टीचिंग मटेरियल का हम यूज़ करते हैं वो सब के लिए यूज़ करते हैं, डाइवर्स नीड के बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, तो सबको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस by their according to their needs and abilities. So DI involves tailoring teaching methods and materials and assessment to meet the diverse need of abilities and learning styles for the students. तो ये सब होता है। नेक्स्ट इसमें स्ट्रैटेजीज क्या क्या ले सकते हैं हम, कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। कंटेंट मीन्स हम अपने कंटेंट जो भी हम चीज़ पढ़ाने वाले हैं हम उसको सिंप्लीफाइड करके पढ़ाएं या फिर एडवांस मटेरियल से पढ़ाएं, मीन्स कैसे हम अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ आवर कंटेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टूडेंट रेडीनेस,
मीन्स वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट, उसकी स्ट्रेंथ, उस पर उसके ऊपर उसकी नॉलेज, उसके एकेडमिक प्रोसेस पे बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस में हम उसको कैसे करा रहे हैं वो चीज़, जैसे हम हैंड्स ऑन टास्क कराएं या फिर वन ऑन वन सपोर्ट दें या ग्रुप में एक्टिविटी कराएं, तो प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफर स्टूडेंट मल्टीपल वेज, हमको उसको मल्टीपल वेज प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे जैसे भी वो लर्न करना चाहता है, उसको ओरली लर्न करना चाहता है या फिर रिटर्न वर्क चाहता है या फिर डिजिटल प्रेजेंटेशन करना चाहता है, तो काइंड ऑफ दिस। नेक्स्ट, लर्निंग इन्वायरमेंट, उसको सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबल स्पेस प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने आप को मैनेज कर पाए, अपने पेस पे रह पाए, सीख पाए। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये एक इंक्लूसिविटी दिखाता है इंडिविजुअल्स में, इंश्योर करता है बच्चे की एंगेजमेंट और मीनिंगफुल कंटेंट को। तो ये था हमारा यूडीएल और डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस, क्यों ये ज़रूरी हैं और कैसे ये हेल्प करते हैं हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम में, जहाँ पे सब बच्चे आते हैं और उनकी नीड्स और उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ये उनको एक्टिव लर्निंग में हेल्प करता है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर स्टूडेंट्स विद सेरेब्रल पालिसी। सेरेब्रल पालिसी एक डिसेबिलिटी है, एक कंडीशन है, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। इसमें जो पर्सन है उसको मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको पता है सीपी का चाइल्ड कैसे होता है। नेक्स्ट 3.1 से शुरू करते हैं। 3.1 है स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस for Jasper. Jasper is joint attention, symbolic play, engagement and regulation. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अल्टरनेट प्रोग्राम्स फॉर प्री स्कूलर्स एंड देयर पेरेंट्स, जिसको हम लीप बोलते हैं। नेक्स्ट है ESDM है अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेज हैं जो हम एक सीपी चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम उनको एकेडमिक्स करा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो हम कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम एक सीपी चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है जेस्पर। आप इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में एक नंबर में आती है। फर्स्ट है जॉइंट अटेंशन एंड सिम्बॉलिक एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन, इसको हम जेस्पर बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये क्यों यूज़ होती है, ये सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करती है। मीन्स यहाँ पे जो बच्चा है वो अटेंशन पे करता है, वो सोशलाइज होता है, बच्चों के साथ काम करता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाती हैं। फोकस ऑन जॉइंट अटेंशन एंड सिम्बॉलिक प्ले, ये फोकस करता है कि बच्चा एक टास्क पे फोकस्ड हो पाए, उसको अटेंशन पे कर पाए। एंड सिम्बॉलिक प्ले इसलिए क्योंकि बच्चा यहाँ पे जब एक्टिविटी करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और उनको सिम्बलाइज करता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो अपना जो अटेंशन स्पैन है ना उसको बढ़ा सकता है। तो बेसिकली हम तब ये यूज़ करते हैं जब हमको बच्चे का ना टाइम बढ़ाना हो, टेंशन, अगर बच्चा हाइपर है या फिर ADHD है तो वहाँ पे हम ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनकरेज एंगेजमेंट एंड सेल्फ रेगुलेशन, यहाँ पे हम एंगेजमेंट को इनकरेज करते हैं कि बच्चा दूसरों से बात करे, सोशली ज़्यादा अवेयर हो, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाए। एंड सेल्फ रेगुलेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए मीन्स अपने आप को जानने के लिए, ठीक है, वो कैसे कर रहा है, वो कैसे एरर कर रहा है, ट्रायल कर रहा है, एरर कर रहा है, ट्रायल कर रहा है, तो ऐसे वो अपने आप को जान पाए कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना मैं कर सकता हूँ, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो वो बार बार उस चीज़ को करेगा। नेक्स्ट है लीप क्या है, लीप है लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अल्टरनेट प्रोग्राम्स फॉर प्री स्कूलर्स एंड देयर पेरेंट्स। ये एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं फॉर द प्री स्कूलर्स, मीन्स जो बच्चे स्कूल से पहले जो प्ले स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए, और उनके पेरेंट्स के लिए, ये उनके लिए होता है। इंक्लूसिव अप्रोच फॉर चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे हम इंक्लूसिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। इंक्लूसिव आपको पता है, एक होता है स्पेशल स्कूल, एक होता है इंक्लूसिव स्कूल। स्पेशल स्कूल वो स्कूल होता है जहाँ पे सारे स्पेशल बच्चे आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। लेकिन जो इंक्लूसिव स्कूल होता है वहाँ पे नॉर्मल प्लस स्पेशल बच्चे आते हैं। मीन्स वहाँ पे अगर 40 नॉर्मल बच्चे बैठे हैं तो वहाँ पे 2 या 3 आपको डिसेबल बच्चे भी मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव स्कूल, जब इन दोनों को साथ पढ़ाया जाता है। पीयर मीडिएटेड सोशल स्किल डेवलपमेंट। पीयर मीडिएटेड मीन्स क्योंकि बच्चा जो है वो इंक्लूसिव में जा रहा है, यानी कि वो अपने जैसे और बच्चों से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल स्किल डेवलप हो रही है, वो एज अ मीडिएटर
वर्क कर रहा है पीयर के साथ, कुछ जानेगा पहचानेगा, वो भी बोलेंगे ये भी बोलेंगे, तो ऐसे। और इसमें हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व द पेरेंट्स इन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़। जैसे बच्चे ने स्कूल में कुछ काम किया है तो बच्चा जब घर जाता है तो पेरेंट्स उस एक्टिविटी को वो दोबारा कराएं, उससे करवा के देखें। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ESDM। ESDM क्या है? अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल। ये क्या करता है? ये है कंबाइंस बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल टीचिंग स्ट्रेटजीज। इसमें हम उसके बिहेवियर से रिलेटेड और डेवलपमेंटल टीचिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज को कंबाइन करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे बच्चे को बिहेवियर भी सिखाना है और उसकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम उन एक्टिविटीज़ का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम उसके बिहेवियर के साथ भी डील कर सकें और साथ साथ जो हमें कराना है, जो भी एक्टिविटी हमें सिखानी है या फिर हमें कुछ एकेडमिक कराना है, वो भी हम साथ साथ करवा पाएँ। तो यहाँ पे हम दो अप्रोचेस को साथ में लेके चलते हैं। यूज़ प्ले बेस्ड लर्निंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशनल एंड कॉग्निटिव स्किल्स। यहाँ पे हम प्ले बेस्ड लर्निंग का यूज़ करते हैं ताकि बच्चा खेले, प्ले वे से चीज़ कर पाए, ताकि जब वो पेयर में कर रहा है तो वो लोगों से बात करे, बच्चों से बात करे, तो उससे क्या होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होएगी। साथ साथ वो कंपटीशन फील करेगा, मीन उसको जीतने की लगेगी। ठीक है, वो सोचेगा कि मैं भी जीतूँ, वो जीत रहे तो मैं भी जीतूँ, तो एक कॉम्पिटिटिव लेवल बनता है। तो इससे क्या होगा, उसकी कॉग्निटिव स्किल का भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन अर्ली इंटरवेंशन फॉर चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे हम उसके अर्ली इंटरवेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी हम उसका इंटरवेंशन शुरू करेंगे, ताकि जो रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी 3.2। 3.1 में सिर्फ इन्हीं दिनों के बारे में लिखना है। मैंने इनको ना बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप चाहो तो इसको एलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें से अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये जेस्पर इम्पॉर्टेंट है और ये LEP इम्पॉर्टेंट है। ESDM ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आप देख लेना। तो इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो आप इसमें एग्जाम्पल साथ लिख के आना, जैसे मैंने आपको एक एक पॉइंट विद एग्जाम्पल सिखाया है, तो आप इसको थोड़ा एलेबोरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 3.2। 3.2 में है प्रमोट पार्टिसिपेशन, एक्सेस अक्रॉस द क्लासरूम एंड बियॉन्ड, फिजिकल कंसिडरेशन, स्पेस, सेटिंग एंड पोजीशन। ठीक है, स्टोरेज फॉर स्टूडेंट डिवाइसेस सच एज व्हील चेयर, AAC इक्विपमेंट्स, ड्यूरेशन अडेप्टेड इक्विपमेंट्स, मैनिपुलेटिव एंड पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू द शेड्यूल्स एंड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लेवल एंड एरोसोल। ओके, यहाँ पे हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि हम एक बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे वो उसका जो एक्सेस है वो प्रमोट कर सकते हैं। जैसे स्कूल में एक स्पेशल बच्चा जाता है, ठीक है, ही हैड CP, उसको CP है, तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे कि उसको फिज़िकल मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम फिज़िकल कंसिडरेशन का देखेंगे। सबसे पहले हम क्लासरूम सेटिंग को उसकी तरह अडेप्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, क्लासरूम स्पेस एंड लेआउट, वहाँ पे इंश्योर वाइट, हम ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे स्पेसफुल हो, बच्चा घुटन ना महसूस करे। बच्चा अगर व्हील चेयर पे है या फिर उसको कोई मोबिलिटी इशू है तो वो उसको थोड़ा स्पेस मिले। नेक्स्ट, क्लटर फ्री पाथवेज फॉर मोबिलिटी डिवाइसेस, यहाँ पे हम उसको बिल्कुल क्लटर फ्री देंगे, मीन्स कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए, बच्चा गिर जाए, ठीक है, गिरे ना, इसलिए इसमें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रैंप लगवा देते हैं स्कूल में, बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ पाता तो वो रैंप पे से जा सकता है, उसके लिए ग्रिल्स लगवा दी, वो ग्रिल को पकड़ पकड़ के जा सकता है, पुशअप बार्स लगा दिए, वो उनको ग्रैब करके सपोर्ट पा सकता है। तो ऐसी ऐसी हम अडेप्टेशंस करते हैं, ठीक है, ताकि हम बच्चे का पार्टिसिपेशन प्रमोट कर पाए, उसको एक्सेस प्रमोट कर पाए। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल कंसिडरेशन हम स्कूल में करते हैं। अरेंज फ्लेक्सिबल सीटिंग टू सपोर्ट मूवमेंट एंड इंटरेक्शन, हमको उसका जो सिटिंग पोस्चर है वो जहाँ बैठ रहा है उसको अच्छे से अडेप्ट करना है, उसके लिए उसको अरेंज करना है, ज़्यादा बेंच की हाइट बड़ी ना हो, चेयर ज़्यादा छोटी ना हो, उसके हाइट के अकॉर्डिंग हो, वो अच्छे से सेटल हो पाए, ऐसे। तो ये होता है क्लासरूम स्पेस एंड लेआउट, मीन्स वो सारे चेंजेस जो हम उस बच्चे के लिए क्लासरूम में करेंगे, तो वो आते हैं क्लासरूम लेआउट। नेक्स्ट आता है सिटिंग एंड पोजीशन। सिटिंग एंड पोजीशन में हमें एडजस्टेबल डेस्क एंड चेयर्स फॉर पोस्चर सपोर्ट, हमको उसको एडजस्टेबल डेस्क और चेयर्स देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि
चेयर ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, चेयर ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, डेस्क ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट हाइट का होना चाहिए ताकि बच्चा केयरफुली बैठ सके। क्योंकि जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होगा आपको वो टेंशन पे नहीं करेगा। जब वो शांति से बैठा होगा, नॉर्मल होगा, कंफर्टेबल होगा, तभी तो वो कुछ आपको टेंशन दे पाएगा, आपको कुछ सीख पाएगा, कुछ पढ़ पाएगा, तभी वो ये चीज़ कर पाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड अल्टरनेटिव सीटिंग। अल्टरनेटिव सीटिंग मीन्स जैसे फ्लोर पे कुशंस, स्टैंडिंग डेस्क फॉर बीन बैग्स, तो ये सारी चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चे की सिटिंग नहीं है, ठीक है, अब बच्चे को बिठाएं कैसे, तो हम क्या करते हैं, उसको लॉक करके रखते हैं। जैसे जो टेबल डेस्क आते हैं ना, जिस पे बच्चे को जैसे वो बंद हो जाता है, मीन्स जहाँ पे हम कॉपी रखते हैं वो बंद हो जाता है, तो बच्चा ज़्यादा देर तक बैठा ही रहता है, उठ नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, उसका अटेंशन स्पैन थोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम करते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी। स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी में आता है कि अगर बच्चा व्हील चेयर या फिर एसी डिवाइसेस लेके आ रहा है या एड्स लेके आ रहा है, तो उसको एक्सेसिबल रखें, ठीक है, उसको अलाउ करें अंदर लाने के लिए, उसको स्टोर करके रखें अच्छे से, उनके जो मटेरियल हैं उनको संभाल के रखें, ठीक है, और जब भी उनको ज़रूरत है तो वो उनको दें। तो कीप द मटेरियल विद इन द रीच ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सेस। वो ऐसी जगह पे रखें जहाँ से बच्चा जाके ले पाए। जैसे अगर बच्चा क्लास में आता है, वो अपना बैग उतार के रखता है एक रैक में, तो उस रैक की हाइट इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए कि वो वहाँ पहुँच ही ना पाए। तो ये क्या है, वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, कहाँ रखेगा वो बेचारा अपना बैग। तो उसके लिए क्या करो, उस रैक को अडेप्ट कर दो, मीन्स नीचे वाला कॉर्नर उसको दे दो ताकि वो आए, अपना बैग रखे एंड देन सिट इन द क्लास। तो ये क्या है कि ताकि वो अपने मटेरियल को इजीली एक्सेस कर पाए, इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टेड इक्विपमेंट्स एंड मैनिपुलेटिव्स। तो यहाँ पे हम उसके टूल्स को अडेप्ट करते हैं, जैसे स्लैंट बोर्ड्स हैं, ग्रिप फ्रेंडली राइटिंग टूल्स हैं, पेंसिल है, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। हम उसको प्रोटेक्टिव एंड टेक्टाइल मटेरियल देते हैं ताकि वो इंगेज कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, इंटरेक्ट कर पाए। नेक्स्ट आता है शेड्यूल एंड ड्यूरेशन एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का शेड्यूल क्या है, कि वो कितना देर पढ़ रहा है, कितनी देर उसको ब्रेक मिल रहा है। अब ये तो है नहीं कि बैल तो बनाएंगे नहीं कि पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, नहीं, बच्चे को ब्रेक मिलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें परफेक्ट शेड्यूल करना है, ड्यूरेशंस करनी है, एडजस्टमेंट करनी है बच्चे के साथ। प्लान फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एनर्जी लेवल। हमको ऐसी प्लानिंग करनी है कि जो बच्चा है उसके वो एनर्जी लेवल से मैच कर पाए। हमको पता चलना चाहिए कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, फिर वो थक रहा है, एंड देन उसको 10 मिनट का रेस्ट चाहिए, उसको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। नेक्स्ट, अलाउ मूवमेंट ब्रेक्स एंड सेंसरी रेगुलेशन एक्टिविटीज़। हमको उसको मूवमेंट के लिए ब्रेक्स देने हैं और सेंसरी रेगुलेशन एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है यूज़ विजुअल शेड्यूल्स टाइमर्स फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी। हम जैसे हमारे क्लास में टाइम टेबल होता है कि अब इसका पीरियड, अब लंच ब्रेक है, देन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के लिए भी विजुअल शेड्यूल होना चाहिए विद टाइमिंग्स, ताकि वो प्रेडिक्ट कर पाए कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी 3.2 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 3.3। 3.3 कहती है अडेप्ट और मॉडिफाई लेसन्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड इवेल्यूशंस फॉर टीचिंग लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड फंक्शनल एकेडमिक्स इंक्लूडिंग दीज यूजिंग मल्टीपल मीडिया वेर एवर अप्रोप्रिएट। तो हम यहाँ पे अडेप्टिव वही बात करेंगे, क्या क्या अडेप्टेशन कर सकते हैं हम उनके जब हम उनको पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं लिटरेसी करा रही हूँ, न्यूमरेसी करा रही हूँ, फिर फंक्शनल एकेडमिक्स करा रही हूँ, तो मैं क्या क्या अडेप्टेशन करूँगी, कैसे कैसे लेसन को मॉडिफाई करूँगी, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अडेप्टिंग एंड मॉडिफाइंग लेसन्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट आता है लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है, लिटरेसी लाइक हिंदी इंग्लिश, जो हमको पढ़ना, जैसे हम ABCD सीखते हैं, दे आर लिटरेसी, जो हम पढ़ने लिखने की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ मल्टी सेंसरी अप्रोचेस। हमको मल्टी सेंसरी अप्रोचेस का यूज़ करना है। जैसे बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, ABCD सीख रहा है, फिर ANR सीख रहा है, वर्णमाला सीख रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मल्टीपल सेंसरी अप्रोचेस का यूज़ करेंगे। जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स, टेक्टाइल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे को विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जैसे वर्ड बैंक, पिक्चर सिंबल, ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम बच्चों को क्या करेंगे, विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसको फ्लैश कार्ड्स दिखा दिए, सिंबल्स के फॉर्म में दिखा दिया, चार्ट पेपर दिखा दिया, पिक्चर्स दिखा दी, ऐसे। अडेप्ट राइटिंग टास्क विद AAC डिवाइसेस। हम उसके लिए अडेप्ट करेंगे राइटिंग टास्क को विद AAC डिवाइसेस, अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन से हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस स्टार्टर्स यूज़ कर सकते हैं,
ऑफर अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स फॉर्मेट, हम ये नहीं है कि वो लिख के ही बताएगा या फिर वो बोल के ही बताएगा, हम उसके लिए भी बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओरल, डिजिटल, विजुअल, स्टोरी टेलिंग, ये सारे मेथड्स हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था लिटरेसी में हम क्या क्या अडेप्टेशंस, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट आता है न्यूमरेसी मीन्स द मैथ्स विच इज़ रिलेटेड टू द मैथ्स, तो हम उसको बोलते हैं न्यूमरेसी। यूज़ हैंड्स ऑन मैनिपुलेटिव्स, यहाँ पे हम हैंड्स ऑन मैनिपुलेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे काउंटर्स, नंबर लाइन, डिजिटल मैथ्स टूल्स, ठीक है, ताकि उसको ईजी रहे, ताकि वो भी सोशल हो पाए। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि वो बैठेगा सेंटेंस वो पूरा कैलकुलेशंस करेगा, नहीं, वो इतना नहीं कर पाएगा। हम उसको छोटी कैलकुलेशन सिखा सकते हैं, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन के लिए हम उसको कुछ डिजिटल मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको कैलकुलेटर चलाना सिखा सकते हैं। ठीक है, हमको वो तो सिखाना है कि कैलकुलेट कैसे होगा, लेकिन फॉर देयर क्यों, क्योंकि उसको उसको स्पेशल केस है, तो हम उसको कैलकुलेटर ऑफर कर सकते हैं, हम उसको डिजिटल मेथड्स ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क ऑन कंटेंट, हम उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देंगे। जैसे आपने देखा होगा वर्ड प्रॉब्लम्स होती है मैथ्स की बुक में, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो वहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, आप डिवीजन सीख रहे हो वहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन से जो बच्चा है वो इनकाउंटर कर पाएगा, ठीक है, इंटरेक्ट कर पाएगा, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, जैसे कि वो टास्क देखेगा, अपने सामने कॉन्टेक्स्ट देखेगा, वो उससे रिलेट कर पाएगा। नेक्स्ट इज अडेप्ट नंबर रिप्रेजेंटेशंस यूजिंग लार्ज प्रिंट्स, ब्रेल्स एंड कलर कोडिंग, तो ये ऐसे करके हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स को अडेप्ट कर सकते हैं, ब्रेल यूज़ कर ली, कलरफुल कोडिंग यूज़ कर ली, और फिर मल्टीपल वेज टू कंप्लीट द असेसमेंट, वही कि आप ओरल रिस्पॉन्स दो या फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिस्पॉन्स दो। नेक्स्ट आता है फंक्शनल अकेडमिक्स होता है जो जिसमें मनी कंसेप्ट है, ठीक है, ये सब होता है, टाइम कंसेप्ट, ये सब फंक्शनल अकेडमिक्स में आता है, मीन्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हम डेली लाइफ में मनी का यूज़ करते हैं तो मनी आना चाहिए, टाइम का यूज़ करते हैं टाइम आना चाहिए, डिस्टेंस मेजर करना आना चाहिए, लेंथ मेजर करनी आनी चाहिए, तो ये सारे क्या है हमारे फंक्शनल अकेडमिक्स है जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं। तो मनी कंसेप्ट हम उसको कैसे सिखा सकते हैं, वर्चुअल करेंसी दिखा के, शॉपिंग सिनेरियोज दिखा के बच्चे को, कि अगर तुम शॉप पे जाते हो, अगर तुमने एक पेन लिया है, एक पेन 5 रुपए का है, तो 2 पेन कितने के होंगे, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, कभी ना कभी तो वो भी शॉप पे जाएगा, वो भी शॉप पे तो जाता होगा, वो भी तो शॉपिंग करता होगा, ठीक है, वो नहीं तो वो अपने पेरेंट्स को देखता होगा शॉपिंग करते हुए, कुछ चीज़ लेते हैं तो उसके लिए पैसे देते हैं, ऐसे उसको मनी कंसेप्ट सिखाना है। नेक्स्ट अडेप्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, उसके लिए जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है उसको अडेप्ट करना, विजुअल टाइमर्स लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ इंटरेक्टिव रोल प्लेज एंड वीडियोज़ फॉर प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोल प्ले कराएंगे, वीडियोज़ दिखाएंगे लाइफ स्किल्स की, जैसे रीडिंग साइंस क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ये सब। मॉडिफाई टास्क टू अलाइन द डेली लाइफ एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे हम ADL बता सकते हैं बच्चे को कि कुकिंग की एक्टिविटीज़, क्लीनिंग की एक्टिविटीज़, तो ये सारी चीज़ें में भी हम उसको जो मॉडिफिकेशन क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया इज़ लाइक जब हम मल्टीपल वेज से एक्सप्रेस करते हैं, मीडिया इज़ लाइक जब एक बात बहुत सारी पॉपुलेशन को पता चलती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ कॉल्ड मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी मीडिया क्या है, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम वो मल्टीपल वेज से दें, जैसे ऑडियो वीडियो, ठीक है, ऑडियो वीडियो विद एट अ सेम टाइम, ऐसे प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, तो काइंड ऑफ विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है, इनकॉर्पोरेट वीडियोस, इंटरैक्टिव एप्स एंड वॉइस इनेबल्ड टूल्स फॉर इंगेजमेंट, यहाँ पे हम बच्चे के लिए वीडियोस, एप्स और टूल्स का यूज़ करते हैं। यूज़ कस्टमाइज डिजिटल वर्कशीट्स, यहाँ पे हम बच्चे को डिजिटल वर्कशीट्स दे सकते हैं। प्रोवाइड क्लोज कैप्शंस, ऑडियो डिस्क्रिप्शंस एंड स्विच एक्सेस टू टूल्स, यहाँ पे हम बच्चे को कैप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं बच्चे के पढ़ाई के लिए, एक बच्चे को हेल्प करने के लिए, तो दिस इज़ ऑल इट कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे हमारी 3.3 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3.4। 3.4 क्या कह रही है, 3.4 कह रही है अडैप्ट एंड मॉडिफाई परफॉर्मेंस एंड प्रोफेसी स्टैंडर्ड्स इन सब्जेक्ट लर्निंग थ्रू अकोमोडेशन, एग्जाम्पशन एंड प्रमोट सोशल स्किल्स, जैसे आर्ट, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, सोशल स्टोरीज, कॉमिक स्ट्रीम्स, ओके। तो यहाँ पे हम
बच्चे की परफॉर्मेंस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से सोशल में कैसे लेके आ सकते हैं, मीन्स हम उसका लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे बात करेंगे हम। सबसे पहला आता है अडेप्टिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, हम बच्चे के परफॉर्मेंस को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे एकोमोडेशन करते हैं हम, एकोमोडेशन होता है कुछ चेंजेस लेके आना, उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। अलाउ एक्स्ट्रा टाइम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्मेट मीन्स अगर बच्चा लिख के नहीं बता सकता तो वो बोल के बता दे, अगर वो बोल के नहीं बता सकता तो लिख के बता दे, विजुअली बता सके, साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सके। तो यहाँ पे क्या है, हम उसको अकोमोडेट करते हैं, यानी कि हम उसके लिए थोड़े से चेंजेस करते हैं। मॉडिफाइड गोल्स को मॉडिफाई करना, फोकस ऑन एसेंशियल स्किल्स, हम उसके एसेंशियल स्किल्स एबिलिटीज़ पे ध्यान दें। तो ये क्या है, हम उसके गोल्स को मॉडिफाई करें। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव असेसमेंट्स, हम उसका जो असेसमेंट कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बेस पे ले। एजम्पशन में हम एडजस्ट कर सकते हैं लर्निंग एक्सपेक्टेशंस वाइल इंश्योरिंग द मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। यहाँ पे हम उसका जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करते हैं कि बच्चा जो है वो अगर वो कहीं पार्टिसिपेट करा तो वो मीनिंगफुल है, बिल्कुल है। जैसे ब्लाइंड बच्चा और आप उसे पेंटिंग करा रहे हो तो कोई मतलब बन रहा है नहीं, आपको ये देखना है कि वो जो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो ऐसी जगह पे करे ताकि वो मीनिंगफुल लगे। जैसे एक स्पीच कंपटीशन है, ठीक है, और एक बच्चा है वो ब्लाइंड है लेकिन वो बहुत अच्छा बोलता है, उसको बहुत अच्छी समझ है, तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी स्पीच स्किल्स अच्छी है तो वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है डिबेट कंपटीशन में। ऐसे प्रमोटिंग सोशल स्किल्स, आप सोशल स्किल्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आर्ट बेस्ड एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, रोल प्ले दे सकते हैं, स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं फॉर एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट सोशल स्टोरीज एंड कॉमिक ट्रिप्स, इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर्स देखे बच्चों के, स्टोरी सुनाएं। अगर थ्रिल की स्टोरी होगी तो बच्चों को मज़ा आएगा, हॉरर की होगी बच्चे डर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पीयर मीडिएटेड प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको पेयर्स बनाया जाता है या फिर उनको ग्रुप में काम करवाया जाता है, तो एक टाइप ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाती है उनकी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल सोशल प्ले में उनको बोर्ड गेम्स, ड्रामा एक्टिविटीज़ और टर्न टेकिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। विजुअल सपोर्ट्स एंड क्यूज, यहाँ पे हम चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, इमोशन कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन स्टार्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 3.4 भी ख़त्म होती है। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ये है कि आप एक बार समझ लो, लिख तो आप खुद भी दोगे। नेक्स्ट आता है, आपको बस पता होना चाहिए कि मैं मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ ना, आप इसको बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके आओ। ये आपका 5 मार्कर में या फिर 8 मार्कर में तो आराम से चल जाएगा। नेक्स्ट है 3.5, ये लास्ट सब पार्ट है इसका। स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस, कंडक्टिव एजुकेशन, मोटर लर्निंग प्रैक्टिसेस बियॉन्ड थेरेपी, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशंस। ओके, यहाँ पे हम फिर स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है कंडक्टिव एजुकेशन। कंडक्टिव एजुकेशन क्या होता है, इंटीग्रेट रिदमिक इंटेंशंस गाइडेड मूवमेंट्स इन लर्निंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ रिदमिक मूवमेंट दें, ठीक है, उसको गाइड करें उसकी मूवमेंट। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, अगर उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बार बार अपने हाथ को फ्लिप कर रहा है या फिर उसको थोड़ी मूवमेंट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसके हाथ पे हाथ रख लेंगे, ठीक है, हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि वो मूवमेंट ना कर पाए, उसका ध्यान वहाँ से हटे, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिदमिक इंटेंशन है, उसको हमें गाइड करना है, उसकी जो मूवमेंट है उसको हमें रोकना है। नेक्स्ट इज इनकरेज एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मोटर टास्क। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है कि जो बच्चा मोटर टास्क कर रहा है, यानी कि जो भी वो मूवमेंट के टास्क कर रहा है वो वहाँ पे एक्टिवली परफॉर्म कर पाए, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, हमको इस चीज़ को इंश्योर करना है। यूज़ ग्रुप बेस्ड लर्निंग टू बिल्ड इंडिपेंडेंस पीयर इंटरेक्शन। यहाँ पे हमें ग्रुप बेस्ड लर्निंग करानी है बच्चे की, ताकि वो इंडिपेंडेंट भी हो सके और पीयर में भी इंटरेक्शन करके वो वर्क कर सके। नेक्स्ट आता है मोटर लर्निंग बियॉन्ड थेरेपी। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को हम थेरेपी की तो हेल्प ऑब्वियसली सब लेते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको थेरेपी की ज़रूरत ना पड़े, हम उसको ऐसे मोटर लर्निंग प्रैक्टिसेस कराएं जैसे एम्बेडेड मूवमेंट बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, लेटर को ट्रेस करना होता है एयर में, ठीक है, स्टैंडिंग डेस्क,
यहाँ पे हम स्टैंडिंग डेस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो थेरेपी में नहीं आती है, बट हाँ हम मोटर लर्निंग प्रैक्टिस में हम उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है यूज़ रेपिटेटिव फिजिकल स्किल्स, जैसे बैलेंसिंग गेम्स, सिटिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। इनकरेज टास्क रिपीटेशंस इन डेली रूटीन, यहाँ पे हम टास्क रिपीटेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आज एक एक्टिविटी कराई बच्चे को, मैं कल फिर कराऊँ, परसों फिर कराऊँ, तो ये रिपीटेशन में क्या होगा, बच्चा इंप्रूवमेंट होएगा। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, RTI। रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन क्या कहता है, इसके 3 टीयर्स होते हैं। सबसे पहले टीयर में हमें ये इंश्योर करना होता है कि हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस, यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, ठीक है। यूनिवर्सल यूज़ कर रहे हैं ताकि वो औरों के लिए भी सेम हो, जो हम एक स्पेशल बच्चे को दे रहे हैं वो सबको दे, यूनिवर्सल हो। नेक्स्ट, स्मॉल ग्रुप इंटरवेंशंस फॉर स्टूडेंट्स नीडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट। हम बच्चों के स्मॉल ग्रुप्स बना सकते हैं, जिन बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए उनको डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट दे सकते हैं, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट टीचिंग में दे सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एकोमोडेशंस दे सकते हैं। तो ये 3 टियर है कि आपको एज इट इज़ लिख के आना है। तो यहाँ पे हमारी 3.5 भी खत्म होती है, ठीक है। डेफ ब्लाइंड क्या होता है आपको पता है? डेफ ब्लाइंड एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है, इट इज़ अ मिक्स्ड, या फिर हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं। इसमें डेफ प्लस ब्लाइंड आता है, मीन्स एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको सुनने और देखने में दोनों में परेशानी होती हो, यानी कि उसको ना तो उसको सुनाई देता है या फिर ना ही उसको दिखाई देता है। तो ये जब दोनों चीज़ें एक पर्सन के साथ होती हैं उसको हम बोलते हैं डेफ ब्लाइंड, ठीक है। तो आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। इसके बाद मैं सारे जो तुम्हारे कोर्सेज़ हैं उन सब के 5th यूनिट अपलोड कर दूँगी। उसके बाद 1 शॉट्स आएंगी और उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे। तो आप कंसिस्टेंट रहना अब से, कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। देखो, पेपर के लिए तो तुम पढ़ लोगे, पेपर के लिए अगर तुम एग्ज़ाम से 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ता पहले पढ़ोगे, यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। लेकिन अभी जो तुम है अपना ध्यान अपने प्रैक्टिकल्स पे दो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है, जितने तुम्हारे थ्योरी के मार्क्स लगेंगे ना उतने तुम्हारे प्रैक्टिकल के भी लगेंगे। तो अभी आप अपने प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दो, आपकी जो फाइल्स हैं, जो आपके असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा ध्यान दो। आपका वाइवा भी होगा, तो आप इस कोर्स को पढ़ने में भी ध्यान दो, टीचर्स क्या समझा रहे हैं, क्या पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। आपको जिस भी टॉपिक में या कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपके कॉलेज में कुछ नया कराया जा रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो या फिर शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 4। 4.1 है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड सक्सेसफुल learning, offering choice, involving the children in the entire process of activity, hand over hand and hand under hand technique, real life learning, individual and group teaching, टर्न टेकिंग। अब हमको ना बच्चे का पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, यानी कि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसी जगह पढ़ाएंगे जहाँ पे वो अच्छे से सीख पाए, वो अच्छे से इन्वॉल्व हो पाए, उसे समझ आए, वो अटेंशन दे, ठीक है। तो इसके लिए ना हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। आज हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है ऑफरिंग चॉइस। ऑफरिंग चॉइस क्या होता है? चॉइस देना, बच्चे को चॉइस देना। वो सिलेक्ट करे कि उसको कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन से टास्क करने हैं, ताकि वो अपनी मर्जी से करेगा तो वो थोड़ा और मोटिवेटेड हो पाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि मैं जो करा रही हूँ तुम वही करो, नहीं, तुम्हारा क्या मन है तुम वो करो, ठीक है। लेटिंग द चाइल्ड चूज बिटवीन यूजिंग क्रेयॉन्स और मार्कर्स फ्रॉम फॉर ड्राइंग एक्टिविटी। जैसे कि फिर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैं ड्राइंग करा रही हूँ तो मैं बच्चे को चॉइस दूंगी कि आप मार्कर से ड्रॉ करोगे या फिर आप क्रेयॉन से ड्रॉ करोगे। तो ये क्या है? ऑफरिंग चॉइस। नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग द चाइल्ड इन द एंटायर प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? जो भी आप करा रहे हो उसमें चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाइल्ड का इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसे तरीके से प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करना है, ताकि जो चाइल्ड है वो अपने आप को स्टार्ट टू एंड इन्वॉल्व रखे, उसको पता हो कि क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अलाउइंग अ चाइल्ड टू हेल्प सेट अप अ साइंस एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द आउटकम। जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट करा रही हूँ, मैंने किया, मैं बच्चे को बोलती हूँ आप करके दिखाओ,
ठीक है, या फिर आप मेरे साथ साथ करो, तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं एक्टिविटी कर रही हूँ वो मुझे देखेगा, वो पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लास्ट में वो उसको खुद करनी है, उसको आउटकम बताना है। ऐसे तो हम क्या करेंगे, उसको काइंड ऑफ मोटिवेटेड रखेंगे, उसको एंगेज रखेंगे। नेक्स्ट आता है हैंड ओवर हैंड एंड हैंड अंडर हैंड टेक्निक। ये क्या होता है, ये एक फिजिकल गाइडेंस होती है जो टीचर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हैंड ओवर हैंड में क्या होता है, गाइडिंग अ चाइल्ड्स हैंड टू हेल्प द लर्न टू होल्ड द यूजिंग सीजर्स। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड का हैंड होता है वो टीचर के हैंड के ऊपर होता है, ठीक है, और हैंड अंडर हैंड में क्या होता है, जो बच्चे का हाथ है वो टीचर के हाथ के नीचे होता है। ऐसे प्लेसिंग योर हैंड अंडर द चिल्ड्रन हैंड टू सपोर्ट द टास्क विदाउट टेकिंग फुल कंट्रोल, लाइक गाइडिंग देम स्टिरिंग द बाउल लाइक कुकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैंड ओवर हैंड में ऊपर रहेगा हैंड और अंडर हैंड में नीचे हैंड रहेगा, हम सिर्फ उसको गाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है रियल लाइफ लर्निंग। रियल लाइफ लर्निंग में आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स आती हैं, एडीएल एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट जो मीनिंगफुल हो, जैसे बच्चों को काउंटिंग सिखाना, ठीक है, मेजरमेंट सिखाना इंग्रेडिएंट्स का, ये सब मीन्स वो लाइफ स्किल्स जो वो रियल लाइफ में कर रहा है। जैसे उसको नहाना है, ठीक है, तो एक बकेट पानी तो लेगा ऐसे, अब ये तो है नहीं कि वो एक टाइम पानी में नहाएगा, नहीं, तो उसको मेजरमेंट करना आना चाहिए, उसको कितना चाहिए। अब एक गिलास पानी चाहिए उसको, अब वो उसको भी फिल किए जा रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे उसको मेजरमेंट सिखाने कि एक गिलास में इतना ही पानी डालना, आपको इतना ही फिल करना है, आपको जितना पीना है आपको उतना ही फिल करना है, तो ये होता है रियल लाइफ स्किल्स। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप टीचिंग। अब इंडिविजुअल टीचिंग 1-on-1 जब हम किसी को टीच करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है उसको लिटरेसी स्किल्स सिखानी है तो मैं 1-on-1 सेशन ले रही हूँ, दैट इज इंडिविजुअल टीचिंग। ग्रुप टीचिंग में क्या होता है, ये टीम बेस्ड टीचिंग होती है। जैसे मुझे कोई स्टोरी सुनानी है, बहुत सारे बच्चों को बैठाऊंगी या फिर 4-5 बच्चों को बैठाऊंगी, एक ग्रुप में बैठाऊंगी एंड देन मैं पढ़ाऊंगी, दिस इज ग्रुप टीचिंग। नेक्स्ट इज टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग में क्या होता है, टर्न टेकिंग में होता है encourage patience, cooperation and communication by practicing taking turns in the activities। कहते हैं ना, अब तुम्हारी बारी फिर मेरी बारी, ऐसे मीन्स टर्न्स आना, पहले मैंने किया है तुम करोगे, फिर तुम करोगे, फिर तुम करोगे, ऐसे। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल जैसे हम ले प्लेइंग अ बोर्ड गेम वेयर स्टूडेंट्स टेक टर्न रोलिंग द डाइस और वेटिंग their turn in the conversation during the group discussion। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों की बारी आ रही है, पहले किसी ने बताया, फिर किसी और बच्चे ने, फिर किसी और बच्चे ने, तो यहाँ पे क्या है, टर्न्स चल रही है बच्चों की, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बच्चों का कोलैबोरेशन हो रहा है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दिस इज टर्न टेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग क्या होता है, टर्न टेकिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चा पार्ट लेता है, वो उसकी भी टर्न आती है। ठीक है, ये हमारी 4.1 खत्म हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4.2। 4.2 क्या कहती है, मल्टी सेंसरी अप्रोचेस। मल्टी सेंसरी अप्रोचेस आप सबको पता है, मल्टीपल सेंसेस क्या होते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी। यहाँ पे जैसे कि हम जब एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं कोई काम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। अब using the multi-sensory approach in variety of activities of daily living in classroom practice participation। अब हम मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, ताकि हम क्लासरूम में बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ा सके। मल्टी सेंसरी अप्रोच होता क्या है, इट मीन्स एंगेजिंग मल्टीपल सेंसेस। यहाँ पे हम मल्टीपल सेंसेस से वर्क करते हैं बच्चे की, साइट, साउंड, टच, मूवमेंट एंड स्मेल, 5 सेंसेस होती हैं। इसमें हम बच्चे को इसमें क्या होता है, उसकी लर्निंग को इन्हेंस करते हैं, उसके रिटेंशन को इन्हेंस करते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है सारे टाइप के लर्नर्स के लिए। कैसे, इसमें क्या होता है, स्मेल से पढ़ाना, साउंड से पढ़ाना, या फिर मूवमेंट करके, टच करके, तो मल्टीपल सेंसेस का यूज़ करते हैं हम। अब एडीएल में हम ये कैसे कर सकते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ब्रशिंग योर टीथ। आप क्या कर सकते हो ब्रशिंग योर टीथ में, आप टूथपेस्ट फ्लेवर्ड यूज़ कर सकते हो ताकि बच्चे को टेस्ट आए। आप टेक्सचर ले सकते हो टूथब्रश का, ताकि बच्चे को कभी रफ लगे कभी सॉफ्ट, ऐसा टेक्सचर आप दे सकते हो, बच्चे को पता चले। सॉन्ग फॉर टाइमिंग, जिस टाइम वो ब्रश कर रहा हो उस टाइम आप सॉन्ग सुना सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, मल्टी सेंसरी अप्रोचेस चल रही हैं। नेक्स्ट ड्रेसिंग अप। ड्रेसिंग अप में आप इंकरेज कर सकते हो चाइल्ड ने जैसे कपड़े पहने उसका फैब्रिक कैसे है,
तो ये क्या है, टेक्सचर से वो टच करके बताएगा एक टेक्सचर कैसा है। आइडेंटिफाई द कलर, वो आइडेंटिफिकेशन आएगी आज उसने रेड पहना है, येलो पहना है, ब्लू पहना है। डिस्क्राइब व्हाट दे वेयरिंग, वो डिस्क्राइब कर पाए कि आज उन्होंने क्या पहना है, अपने टी शर्ट पहनी है, शर्ट पहनी है, क्या पहना है। तो ये क्या है, वर्बल एक्सप्रेशन देना। नेक्स्ट इज ईटिंग मील्स, अब बच्चा खाना खा रहा है तो उसमें वो कैसे एक्सप्लोर कर पाएगा, वो फूड का टेक्सचर देख पाएगा कि वो चावल खा रहा है, वो रोटी खा रहा है, तो वो टच कर पाएगा, टेस्ट कर पाएगा कि वो टेक्सचर कैसा है। ईटिंग मील्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे वो टेक्सचर पहचान सकता है। नेक्स्ट, वो नेम करे फूड को कि आज उसने क्या खाया है, तो दिस इज ऑडिटरी। एंड प्रैक्टिस पोरिंग वाटर, अब वो पानी डालना सीखे, जैसे वो ग्लास में पानी डाल रहा है जग से, तो उससे क्या होगा, उसके मसल का कोऑर्डिनेशन बिल्ड होगा। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ों के साथ कर सकते हैं। यूजिंग मल्टी सेंसरी अप्रोचेज इन क्लासरूम प्रैक्टिस, अब क्लासरूम में पार्टिसिपेशन कराने के लिए हम मल्टी सेंसरी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग आती है रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग में अगर हम उसको ट्रेस कराएं, सैंड के बॉक्स में उसको लेटर्स की ट्रेसिंग कराएं, दिस इज ऑल्सो मल्टी सेंसरी। उसको साउंड सुनाए, फोनिक साउंड सुनाए, सॉन्ग सुनाए। ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग लेटर इन द एयर, एयर में राइट करना, जैसे बच्चे फिंगर करते हैं कि मैम मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ए ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, काइनेस्थेटिक, उनकी आर्म्स की मूवमेंट होगी। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में उनको बीट्स काउंट करना सिखाना, वो टच करेंगे, देखेंगे कितने बीट्स हैं। क्लैप कर करके जंप कराना, 5 क्लैप्स करो या फिर 2 जंप करो, ऐसे। ड्राइंग नंबर्स इन सैंड, सैंड में नंबर ड्रॉ करना, सेम वही, या फिर आप कार्ड्स दे सकते हो, कार्ड्स का टेक्सचर फील करा सकते हो। नेक्स्ट, साइंस एक्सपेरिमेंट्स में उसको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स देना, स्मूथ, रफ, स्टिकी, ताकि वो टेक्सचर अंडरस्टैंड कर पाए। यूजिंग स्कैन्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो स्मेल का यूज़ करें, कैसी स्मेल आ रही है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से। वॉचिंग कलर मिक्सिंग एक्सपेरिमेंट्स, कलर मिक्सिंग एक्सपेरिमेंट्स देखें। ठीक है, साइट का यूज़ करके, मीन्स वो आइडेंटिफाई कर पाए कलर्स को। नेक्स्ट इज म्यूजिक एंड मूवमेंट। म्यूजिक एंड मूवमेंट में आप उसको सॉन्ग सुना सकते हो, सॉन्ग पे डांस करना सिखा सकते हो। तो ये क्या है, वो सॉन्ग सुन के डांस करेगा तो काइनेस्थेटिक इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। यूजिंग हैंड गेस्टर्स का यूज़ करना। ठीक है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्सप्लोर द साउंड वेरिएशंस, तो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट से भी उसको सिखा सकते हो। तो हमारी 4.2 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4.3। 4.3 क्या कहती है, यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स फॉर कॉन्वर्जेशन, एंटिसिपेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन, मीनिंगफुल एंड मोटिवेटिंग शेड्यूल। अब हम करेंगे कैलेंडर्स का यूज़ सीखेंगे, उसको कैसे शेड्यूल करना है अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, या फिर हम उससे रूटीन कैसे डिसाइड कर सकते हैं बच्चे का। देखो, कैलेंडर क्या होता है, हम कैलेंडर किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर टाइम एंड द डेट। हम बच्चों के लिए भी ऐसे ही सेम कैलेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर देयर एक्टिविटी ऑफ द डे, कि आज क्या कराना है, या फिर क्या उनको सिखाना है, या फिर ये क्या टाइम हो रहा है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम इस कैलेंडर को यूज़ करते हैं। आप एग्जाम्पल देखो, आपको सब समझ आएगा। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर फॉर कन्वर्जेशन, अब कॉन्वर्जेशन के लिए आप कैसे कैसे कैलेंडर यूज़ कर सकते हो। पहले आता है ऑब्जेक्ट कैलेंडर। ऑब्जेक्ट कैलेंडर में क्या होता है, आप सिंपली एक चार्ट पेपर लो, उस पर ना लंच टाइम की जगह स्पून चिपका दो। ठीक है, उस स्पून से वो आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा स्पून है मतलब ये मील टाइम है, मील टाइम मीन्स लंच टाइम है। ठीक है, तो आप उसको उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में स्पून ऐड करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर जहाँ पे वो उसका मैथ्स का टाइमिंग आ रहा है तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री लगा दो, या मैथ्स के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दो जिससे उसे पता चल जाए कि ये मैथ्स टाइमिंग है। ठीक है, अगर उसका कोई को करिकुलम एक्टिविटी वाला दिन है, यानी कि सिर्फ प्लांटिंग वाला दिन है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ट्री लगा दो या फिर गार्डनिंग का कोई इक्विपमेंट लगा दो तो उससे पता चल जाए। तो ये क्या, एक ऑब्जेक्ट कैलेंडर है, यानी कि आप रियल ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, वो पूरी एक्टिविटी उसको एक्सप्लोर कराने के लिए। जैसे मैंने एक स्पून चिपकाई, उसको पता चल गया दिस इज द मील टाइम। ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट से जब वो पूरा सिनेरियो फ्रेम कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट कैलेंडर। ऐसे ही हम पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर, सिंबल, विजुअल एड्स, ताकि जो बच्चा है वो समझ सके, पिक्चर से समझ जाए कि हाँ अब तो ये करना है मुझे। नेक्स्ट, रिटन कैलेंडर। रिटन कैलेंडर जैसे हमारे स्कूल में टाइम टेबल फॉर्म होते थे, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैलेंडर। अभी इसका पीरियड है, अभी ये शेड्यूल है, अभी ये शेड्यूल है। सो दिस इज स्ट्रक्चर डे प्लानिंग।
नेक्स्ट इज डिजिटल कैलेंडर। डिजिटल कैलेंडर आपके लिए इंटरेक्टिव होता है, ऐप्स होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग होती है। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स कि हम कॉन्वर्जेशन कैसे शुरू कर सकते हैं उससे। आप एक सिंपल कैलेंडर अपनी बात कैसे कह सकता है, काइंड ऑफ। नेक्स्ट आता है एंटिसिपेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन। एंटिसिपेशन क्या होता है? ओके, एंटिसिपेशन हेल्प्स द चिल्ड्रन टू प्रेडिक्ट डेली इवेंट्स, रिड्यूसिंग एंग्जाइटी। तो एंटिसिपेशन क्या करता है? ये एक काइंड ऑफ प्रिडिक्शन करते हैं बच्चे, ठीक है, कि अब क्या होने वाला है। तो इससे पता चल जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो एंग्जाइटी है, मतलब एक काइंड ऑफ फियर है कि अब क्या होने वाला है, तो वो रिड्यूस हो जाता है, वो ज़्यादा हाइपर नहीं होता है। इनकरेज इंडिपेंडेंस बाय बिल्डिंग कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटीज। तो इससे क्या होता है, उसकी इंडिपेंडेंस इंक्रीज होती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है डेली एक्टिविटीज़ में। सपोर्ट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टास्क। अब वो स्मूथली ट्रांजेक्शन, जैसे उसका प्ले टाइम है, फिर उसका स्टडी टाइम है, फिर उसका मील टाइम है, तो ये क्या है, बहुत स्मूथली जा रहा है, तो स्मूदेशन आती है, ट्रांजिशन बहुत अच्छा रहता है। ये नहीं कि बच्चा एक काम कर रहा है तो वो एक काम पे ही रुका रहेगा। नेक्स्ट, इनहेंस टाइम मैनेजमेंट। इससे बच्चे की टाइम मैनेजमेंट भी इनहेंस होती है। मीनिंगफुल एंड मोटिवेशनिंग शेड्यूल्स। अब इसमें क्या आता है, इसमें ये होता है कि बच्चा काम कर रहा है और पूरे मोटिवेशन के साथ कर रहा है, उसका जो शेड्यूल है वो उसको इनकरेज कर रहा है। अब इनकॉपरेट फन एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज़ टू मेंटेन द इंटरेस्ट। अब हमें ध्यान रखना है कि हम, ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया तो उसमें सिर्फ मैं पढ़ाई कराऊंगी, नहीं, मैं उसमें उसको ब्रेक भी दूंगी, ठीक है, उससे थोड़ी एक्टिविटीज़ भी कराऊंगी, उसके इंटरेस्ट को भी देखूंगी, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम भी दूंगी, ठीक है। तो ये उसको फ़न तो कराना ही कराना है, बाकी उसका इंटरेस्ट भी मेंटेन करके रखना है ताकि वो शेड्यूल को फॉलो करे। यूज विजुअल क्यूज, टाइमर्स एंड अलार्म्स सिग्नल ट्रांजिशन। अब क्या टाइम चला, जैसे मील टाइम है, वो मील टाइम ख़त्म हो गया तो मुझे क्या करना है, अलार्म बजाना है या फिर कोई बेल बजानी है कि उसको पता चले ओह टाइम इज़ ओवर, अब ये एक्टिविटी मुझे इतनी ही करनी थी, तो उसको पता चले। नेक्स्ट, अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटीज़ टू अकोमोडेट इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखना है, हमको रिजिड नहीं रखना है, इंडिविजुअल की नीड्स को देखना है, उसके प्रेफरेंसेस को देखना है, तो हमको बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना है उसके साथ। नेक्स्ट, इंक्लूड रिवॉर्ड्स ब्रेक्स टू कीप द मोटिवेशन हाई। हमें उसको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करने हैं, ब्रेक देना है, ठीक है, ताकि वो मोटिवेटेड रहे। नेक्स्ट आता है 4.4। 4.4 क्या कहती है? इनकरेजिंग लिटरेसी थ्रू early reading for children, for example calendar, meanings of the object, exposure to prints or braille, sign language, symbols and the total communication for children, different approaches for teaching reading like whole language या फिर phonetics। ओके, यहाँ पे हमें बच्चों के लिए लिटरेसी इनकरेज करना है, पढ़ाई लिखाई का। नेक्स्ट, फर्स्ट आता है हमारे पास अर्ली रीडिंग डेवलपमेंट। अब बच्चे को अर्ली रीडिंग कैसे डेवलप करनी है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ए बी सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब सिखाते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये जो अर्ली रीडिंग स्किल है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम कैलेंडर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेबल्स का, साइंस का, ताकि हम उसको प्रिंट दिखा सकें, उसको कंसेप्ट बता सकें। जैसे ए ये सिंबल है, इसका मतलब क्या है, ए फॉर एप्पल, ए जो एक सिंबल है और जो एप्पल के जो स्टार्टिंग का सिंबल है ए, दीज आर मैच। ए फॉर एप्पल, ए से क्या बनता है, एप्पल बनता है। नेक्स्ट, एसोसिएट मीनिंग विद ऑब्जेक्ट्स। तो हमने क्या दिया, एक सिंबल रखा और एक ऑब्जेक्ट रखा ताकि हम उसको एसोसिएट कर पाएँ ऑब्जेक्ट से, इमेजेस से। रीडिंग स्टोरीज, इन्वायरमेंटल प्रिंट एंड एंगेजिंग इन शेयर्ड रीडिंग। अब आगे जाके जब वो पढ़ेगा तो बुक्स देखेगा, ठीक है, प्रिंट्स देखेगा, ताकि उसको पता चलेगा। जैसे मैंने उसको स्कूल में एप्पल पढ़ा, वो घर जाके एप्पल देख रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको रिकोगनाइज कर रहा है कि मम्मी ए फॉर एप्पल, ऐसे। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू द प्रिंट, ब्रेल, साइन लैंग्वेज एंड सिंबल। अब इंट्रोड्यूसिंग प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, हम बच्चों को प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से भी इंट्रोड्यूस करना है, जैसे बुक्स, लेबल्स, पोस्टर्स, ठीक है। टीचिंग ब्रेल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए हमको ब्रेल यूज़ करनी है, हमको उसकी लिटरेसी स्किल्स हम ब्रेल से ही कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, टेक्स्ट तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, यूजिंग साइन लैंग्वेज एंड गेस्चर्स टू कम्युनिकेशन सपोर्ट। अगर कम्युनिकेशन में सपोर्ट करना है तो हम साइन लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं, गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग सिम्बल्स एंड टोटल कम्युनिकेशन, हम सिम्बल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंबाइनिंग स्पीच, गेस्चर्स, विजुअल्स, ये सब कर सकते हैं उसके साथ।
नेक्स्ट, डिफरेंट अप्रोचेस टू टीचिंग रीडिंग। आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं टीचिंग एंड रीडिंग प्रोसेस में। डिफरेंट अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग। आप रीडिंग सिखाना है बच्चे को, तो आप क्या क्या अप्रोच लगा सकते हो। होल लैंग्वेज रीडिंग, सबसे पहला क्या होता है, लर्निंग द थ्रू टेक्स्ट। आप टेक्स्ट से उसको पढ़ाना, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से पढ़ाना, स्टोरी टेलिंग करना, मीनिंगफुल टेक्स्ट देना। ये क्या है, बच्चे को ऑल ओवर पता चले कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, ठीक है। फोनेटिक्स अप्रोच क्या होता है, बच्चे को लेटर्स की साउंड सुनाना, जैसे एच है, एच, हैट, हेल, या फिर हैवी। तो ये क्या है, जो आगे के जो सिंबल है, तो एच का फोनिक साउंड क्या है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को फोनिक्स सिखाना, डिकोडिंग सिखाना, ठीक है। मल्टी सेंसरी मेथड्स का यूज़ कर सकते हो आप, टच कंबाइन कर सकते हो, मूवमेंट, क्यूज दे सकते हो, जैसे ट्रेसिंग ऑफ लेटर करना, सिंगिंग फोनिक साउंड्स सिखाना, जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, बाबा बाबा ब्लैक शीप, तो ब ब ब बार बार आ रहा है, दिस इज फोनिक साउंड्स। नेक्स्ट, बैलेंस्ड लिटरेसी। बैलेंस्ड लिटरेसी मीन्स जो आपकी होल लैंग्वेज है और जो आपके फोनिक्स हैं उन दोनों को मिक्स करके पढ़ाना, मर्ज करके पढ़ाना, ठीक है, ये होता है बैलेंस लिटरेसी। तो ये हमारी 4.4 भी खत्म होती है। नेक्स्ट हमारा आता है 4.5। 4.5 में आपके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट आता है कंसिडरेशन प्रमोटिंग लर्निंग फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे आप बच्चे को प्रमोट कर सकते हो उसकी लर्निंग को। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्निक्स फॉर टीचिंग ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। आप बच्चे को ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में कैसे टीच करें। अगर बच्चे को ओरिएंटेशन या मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या आप टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो, तो ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले आता है हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट में। फिजिकल एनवायरनमेंट में आप ऑडिटरी कंसिडरेशन कर सकते हो। ऑडिटरी कंसिडरेशन क्या होता है, जो नॉइस आ रहा है उसको कैंसिल करना, ठीक है, मिनिमाइज करना, ताकि बच्चे का फोकस इनहेंस हो। उसको साउंड बेल्स का यूज़ करना, साउंड क्यूज देना, ठीक है, वर्बल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ऑडियो बुक्स देना। तो ये सब क्या है, सारे ऑडिटरी कंसिडरेशन मीन्स आप उसको ऑडियो से उसको कैसे कैसे हेल्प कर सकते हो, ऑडिटरी हेल्प आप उसको कैसे कैसे दे सकते हो। नेक्स्ट इज विजुअल कंसिडरेशन। विजुअल कंसिडरेशन आपको क्या देखना है कि लाइटनिंग परफेक्ट होनी चाहिए, बच्चे को दिखना आना चाहिए, देख पाए वो, अच्छे से फोकस कर पाए, उसको समझ आए कि वो क्या है, तो आपको गुड लाइटनिंग करना है। नेक्स्ट, यूजिंग विजुअल एड्स। आप विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हो, चार्ट्स, पिक्चर्स, कलर कोडिंग, सब का यूज़ कर सकते हो। इनकरेज क्लियर पाथवेज टू अवॉइड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। आपको पाथ बिल्कुल क्लियर रखना है, जो भी आपकी सेटिंग है उसको परफेक्टली वेल रखना है, वेल ऑर्गेनाइज रखना है, ताकि जो विजुअल डिस्ट्रैक्शंस ना हो। नेक्स्ट इज टेक्चुअल टेक्सचुअल कंसिडरेशंस। अब आपको टेक्सचर ऑफ मटेरियल, हैंड्स ऑन लर्निंग का ध्यान रखना है, ठीक है। यूजिंग ब्रेल एंड लेबल्स ब्रेल लेबल्स का यूज़ करना है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस। एंड आपको काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ का भी यूज़ करना है, जैसे लेटर ट्रेसिंग कराना या फिर सेंसरी प्ले कराना। तो ये सब आ जाती है आपकी टेक्सचुअल कंसिडरेशन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्निक्स फॉर टीचिंग ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। अब ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए आप क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या कर सकते हो आप, टीचिंग स्पेशल कंसेप्ट्स। आपको सबसे पहले बच्चे को स्पेशल कंसेप्ट सिखाना है। स्पेशल कंसेप्ट होता है स्पेस से रिलेटेड, जैसे अगर आप एक रूम में खड़े हो, व्हाट इज़ लेफ्ट, व्हाट इज़ योर राइट, व्हाट इज़ योर नियर एंड व्हाट इज़ योर फार। ये इन वर्ड्स के बारे में बच्चों को पता ही होना चाहिए। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्रंट, बैक, ये सब उसको क्लियरली अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ये डायरेक्शंस का ज्ञान उसको बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी जाके वो कहीं मोबिलिटी कर पाएगा, ओरिएंटेशन कर पाएगा। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट करना, ओरिएंटेशन मीन्स पाथ बताना, ओरिएंट करना। जैसे मैं आपको ओरिएंट कर रही हूँ कि आपको एक स्वीट की शॉप पे जाना है। आप बोलोगे जैसे पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि आप जैसे जैसे स्ट्रेट जाओगे आपको ना फूलों की दुकान दिखेगी, फिर आप वहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाना, फिर आपको ये मंदिर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, आपको ओरिएंट करना है। अब मंदिर आपको दिख गया और मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट में आपको स्वीट की शॉप मिल जाएगी, ऐसे।
तो मैंने क्या किया, उसको ओरिएंटेशन किया, वो जाएगा स्ट्रेट तो उसको खुशबू आएगी, खुशबू से उसको क्या पता चलेगा कि फ्लावर शॉप आ गई है, फिर वहाँ से मुड़ जाएगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा, मंदिर, मंदिर में फिर उसको घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी कि उसको पता चल जाएगा कि तो मंदिर आ गया। अब वो बिल्कुल जैसे ऑपोजिट में देखेगा या फिर ऑपोजिट में उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ओरिएंट करेगा अपने आप को, तो उसको दैट स्वीट शॉप मिल जाएगी। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन मीन्स रास्ता दिखाना, मोबिलिटी मीन्स वहाँ तक जाना। यूज़ रियल वर्ल्ड नेविगेशन, आपको रियल वर्ल्ड की नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हो फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम में, जैसे कि आपको टेबल फाइंड करना है तो आप जैसे आप रूम में स्ट्रेट जाओगे देन मूव लेफ्ट, आपको सामने टेबल दिख जाएगा। तो दिस इज़ रियल वर्ल्ड नेविगेशन प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है सेंसरी ट्रेनिंग देना बच्चों को। इनकरेज यूजिंग हेयरिंग, और उनकी हेयरिंग को या फिर एको साउंड्स को, फुट स्टेप्स को इनकरेज करना। जैसे अगर आप कह रहे हो आपको 5 स्टेयर्स चढ़नी है तो वो काउंट करे 1 2 3 4 5, देन उसको पता चले। तो ये क्या है, आपकी सेंसरी ट्रेनिंग है। टीचिंग टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन, टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन जैसे हैंड्स का यूज़ करना, फीट्स का या फिर केन का यूज़ करके मूव करना। यूज़ ऑफ मोबिलिटी एड्स, मोबिलिटी एड्स का यूज़ करना, जैसे वाइट केन टेक्निक यूज़ करना। नेक्स्ट इज़ गाइडिंग टेक्निक। गाइडिंग टेक्निक में क्या होता है, एक पर्सन गाइड करता है। जैसे आपने मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनको एक गाइड दिया जाता है, ठीक है, वो उनको प्लेटफॉर्म तक लेके जाता है, लिफ्ट में लेके जाता है, कैसे भी वो काइंड ऑफ उनका हाथ पकड़ के उनको नेविगेट कर रहा होता है। तो ये क्या है, गाइडिंग टेक्निक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फेमिलराइजेशन। इन्वायरमेंटल फेमिलराइजेशन क्या होता है कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, ठीक है, उससे फेमिलराइज करना उसको। वॉक थ्रू द न्यू इन्वायरमेंट थ्रू वर्बल और टेक्टाइल क्यूज। अगर आप एक नए इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो आप वर्बल या फिर टेक्टाइल क्यूज को फॉलो करें। नेक्स्ट इज यूज लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स का यूज़ करना। फिफ्थ आता है रूट प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रूट प्लानिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप नेविगेट करना, इसको हम बोलते हैं रूट प्लान करना। इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग इफ ऑब्स्टिकल अराइज। अब उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए अगर उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स हैं ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 4 भी ख़त्म होती है।